हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के। यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट है ईएम, ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल। और देखिए यहाँ पर एक वीडियो में ही आप इस वीडियो में ही आप देखकर इसको पास कर सकते हैं ईएम को पूरा का पूरा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर केवल एक चैप्टर से ही आप सभी पास हो सकते हैं। जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बुक को टच भी नहीं किए हैं, ठीक है, ईएम को छुए भी नहीं है, वो इस वीडियो से ही ओनली यहाँ पर पास हो सकते हैं, ठीक है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को ही देखकर क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ सभी चीज़ें लेकिन फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। बट यहाँ पर आपको सभी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो को ओनली देख लीजिएगा, 100% वो पास हो जाएंगे, ठीक है, वो 100% पास हो जाएंगे। और जिसने देखिए मेरी पूरे लेक्चर को देख लिया, वो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेगा, ठीक है, इतना आपको जान लेना है। यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं, चलते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो भी आपका ट्रिकी है, ठीक है, मतलब जो आपको याद करने वाली चीज़ें उनको हम ट्रिक के बेस में यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। आप ट्रिक से क्या होगा, ट्रिक से होगा ये कि आपको हमेशा के लिए याद बना रहेगा। बहुत ही अच्छे मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और देखिए आपको यहाँ पर देखिए अगर अपडेट कोई भी चाहिए आपको मतलब एज देखिए यहाँ पर आगे बढ़ना है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए क्या है, इंस्टाग्राम को अकाउंट को भी ओपन किया गया है, तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको यही नाम सर्च करना है, इसी चैनल का आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ से भी आपको एडवांटेज मिलेगा। तो अब देखिए हम चलते हैं सीधा यहाँ पर। देखिए ईएम जो ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो चैप्टर है ना पूरा, यहाँ पर देखिए जो इंजीनियरिंग मटेरियल है, ये जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर ये जो चैप्टर हम आज बताएंगे, इसको आप देखिए किसी भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। और यहाँ पर हर बार यहाँ पर इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही रखे जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर को मोस्टली पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए ये ईएम में सबसे बड़ा चैप्टर यहाँ पर यही होने वाला है, और आपको यही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए चलते, देखिए फाइनली हम यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए जो आपका चैप्टर नेम है, ये चैप्टर आपका 3 है। और इस चैप्टर में आपको देखिए जो चैप्टर नेम है फेरस मेटल्स एंड एलॉयज, ये देखिए 2 चैप्टरों को मिलकर यहाँ पर बना हुआ है एक चैप्टर, जो कि देखिए तभी यहाँ पर क्या है, ये लॉन्ग चैप्टर हो गया है, लेंथी चैप्टर हो गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे आपका अप्रॉक्स पासिंग मार्क्स आपका यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आपको इसको चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, जितना भी हम बताएंगे यहाँ पर, और जो भी ट्रिक्स बताएंगे, जो भी ट्रिक टिप्स बताएंगे, उसको आपको फॉलो कर लेना है, ताकि आपको हमेशा के लिए याद बना रहे। तो देखिए ये फेरस मेटल्स एंड एलॉय जो है मेटल्स है, इस दोनों चैप्टरों से यहाँ पर ये बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो नीडनेस है उसको हमको पढ़ना है, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो देखिए इंजीनियरिंग मटेरियल में अगर हम बात करें, तो इंजीनियरिंग मटेरियल जो है इसको 2 वर्गों में, मतलब 2 टाइप्स में इसको क्लासीफाइड किया गया है। फर्स्ट जो इसमें मेटल्स आता है वो है मेटेलिक मेटल्स, और जो मतलब मेटेलिक, और यहाँ पर जो दूसरा आता है इसी के टाइप्स हैं, इसी का टाइप है देखिए मेटेलिक और नॉन मेटेलिक्स। अब मेटेलिक्स जो है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फेरस मेटेलिक मेटल्स, एक होता है नॉन फेरस मेटेलिक मेटल्स। अब देखिए नॉन फेरस मेटेलिक मतलब फेरस में क्या होगा, यहाँ पर जो जिसमें आयरन पाया जाता है, नॉन फेरस यानी कि जिसमें आयरन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो फेरस मेटल्स है, ये जो है ये 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, इन 4 पार्ट्स में। इनको आपको समझना है कि ये देखिए 4 पार्ट्स में यहाँ पर क्लासिफाइड है, और ये 4 पार्ट्स आपको दिख रहेंगे, पिग आयरन, कास्ट आयरन एंड व्रॉट आयरन और स्टील। और ये जो चारों चीज़ें हैं, यही ज़्यादा लेंदी चीज़ें हैं। आपको ये अगर पता हो गया तो आपका एक क्वेश्चन जो है आपका यहीं से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यही आपको बताना चाह रहे हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। और देखिए अब हम बात करेंगे कि जो देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ फेरस मेटल्स, यानी जो फेरस मेटल्स है उसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन, इनको कितने वर्गों में मतलब वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो फेरस मेटल्स हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर इस टाइप का दिख रहा होगा, तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है, आपको समझ लेना है। देखिए फेरस मेटल्स जो है, ये फेरस मेटल्स जो है ये 4 टाइप में डिवाइड है, जैसा कि हमने बताया, पिग आयरन, कास्ट आयरन एंड रोट आयरन, और यहाँ पर देखिए स्टील। अब हम यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। पिग आयरन क्या है, ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है। क्या है ये? इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, इम्प्योर
फॉर्म ऑफ आयरन है, ठीक है। ये क्या है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है। और ये जो है आयरन, इसमें मतलब इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं और इसी से सारे आयरन हम मतलब प्रोडक्शन करते हैं। जैसे आपका कास्ट आयरन हो गया। अब कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर देखिए इसको भी, और जो रोट आयरन है ये हमारा प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है। इसको भी समझ लेना, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है। अब देखिए ये तो प्योर है और ये इम्प्योर, यहाँ पर ये जो है ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है और ये प्योर, यहाँ पर देखिए ये प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है और ये जो हमारा है ये कास्ट आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन क्या होता है, अब जो हमारा 2% से, देखिए जब कार्बन की परसेंटेज मात्रा क्या होती है 2% से हमारा ज़्यादा होती, ठीक है, तो वो हमारा कास्ट आयरन में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर स्टील की बात आ रही है, तो स्टील हमारा जो है इसमें 2% तक जब कार्बन होता है तो हमारा स्टील कहलाता है। जब कार्बन की परसेंटेज मात्रा 2% है तो स्टील, 2% से ज़्यादा है तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखिए कास्ट आयरन, ठीक है। यहाँ पर रोट नहीं, यहाँ पर कास्ट आयरन है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा स्टील है ये आपका 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, एक कास्ट स्टील और एक रोट स्टील। अब देखिए ये जो रोट आयरन हमने बताया कि प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, मतलब ये आयरन का एकदम शुद्ध रूप होता है। इसमें आयरन, क्योंकि जो इसमें आयरन होता है वो 99.9% होता है, यानी जो 0.1% बचा वो कार्बन की परसेंटेज मात्रा हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए जो कास्ट स्टील है और जो रोट स्टील है, तो ये देखिए जो रोट स्टील है ये 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, एक कार्बन स्टील, एक एलॉय स्टील। कार्बन स्टील, यहाँ पर देखिए कार्बन स्टील जो है ये 3 टाइप्स में डिवाइड होती है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। अब देखिए ये भी जनरली आपका क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में कि जो यहाँ पर जो कार्बन स्टील है ये क्या होती है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये जनरली आपका क्वेश्चन पुटअप होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर सोर्सेज ऑफ आयरन ऑर्स एंड देखिए प्लेसेस ऑफ अवेलेबिलिटी जो है, ठीक है, मतलब जो लौह अयस्क है उसकी प्राप्ति और उसके स्थान। तो यहाँ पर देखिए आपको फाइनली हम यहाँ पर जो ट्रिक बताने वाले हैं उसको आपको याद रखना है। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, तो आपको ये याद रखना है। जैसे आपका जो लौह अयस्क है उसके प्राप्ति और स्थान की अगर हम बात करें तो देखिए लोहे की प्राप्ति जो होती है लौह अयस्कों से धातुकर्मी विधियों से की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो लौह अयस्क है ये खादानों से निकाले जाते हैं और जो लौह अयस्क है ये सामान्यतः लोहे के सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अब ये जो है लौह अयस्क, इसमें क्या होता है बहुत तरह की क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, हमने बताया। और लौह अयस्क कई प्रकार के होते हैं। आप देखिए इनको याद कैसे रखना है लौह अयस्क को, तो आपको एक ट्रिक फॉलो करनी है। यहाँ पर जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, मैहेल्स, ठीक है। मैहेल्स आप जानते हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से, ठीक है, मैहेल्स। तो मैहेल्स यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा देखिए जो M है हमारा, ठीक है, मैग्नेटाइट हो गया, और H क्या है, हेमेटाइट हो गया, और ये जो हमारा है L ये लिमोनाइट हो गया, और ये S जो है सीडेराइट हो गया। तो मैहेल्स से आपको ये ट्रिक याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए तो हेमेटाइट में आपको क्या क्या याद रखना, हम जस्ट यहाँ पर क्विक रिव्यू आपको बताते हैं कि आपको इसका केमिकल फार्मूला याद रखना है आपको, मतलब क्योंकि देखिए हर एक चीज़ आपको रटनी नहीं है, ठीक है, आपको समझना है, आपको समझ के एग्ज़ाम में लिखना है। रटेंगे आप कब तक याद रटेंगे, कब तक ये आपको रटा रहेगा, भूल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सिलेक्टेड चीज़ें आपको याद रखनी है, एक इसका केमिकल फार्मूला, और ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये तो आप बना देंगे। ये इसका कलर याद रखेंगे, और ये जो होता है यहाँ पर देखिए इसमें कार्बन की, इसमें जो लोहा होता है वो कितने % पाया जाता है, ये याद रखना है बस, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। इसी प्रकार से सीडेराइट में आपको फार्मूला, इसमें क्या लोहा कितने % पाया जाता है, इसका रंग, ठीक है। अब आपको ये आइडिया हो गया होगा। तो लिमोनाइट में भी आप इसी प्रकार से फार्मूला, परसेंटेज एंड यहाँ पर कौन से स्थान पर ये पाया जाता है, आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटाइट बचा लास्ट। तो मैग्नेटाइट में आपको क्या करना है, देखिए मैग्नेटाइट फार्मूला आपको याद रखना है, परसेंटेज याद रखना है, और कहाँ पर ये पाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट जो बचा आयरन पायराइट। अब इसको आप ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर आपको लिखा हुआ तो लिख भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चार अगर आप लिख देते तो इसके लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। परसेंटेज, और ये किसका अयस्क है, ठीक है, और यहाँ पर उत्पादक जो है, और देखिए ये जो भारत एशिया का सबसे बड़ा क्या होता है, लौह उत्पादक देश है।
अब हम बात करेंगे इसके कारखाने की। तो कारखाने आपका ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो आपका 2 से 3 कारखाने पूछ लेगा, तो आप वहाँ पर बता देंगे 2 से 3 आप याद रख लेंगे। एक जैसे आपका टिस्को हो गया, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गई, जो कि क्या है जमशेदपुर में, झारखंड में। और उसके बाद आपको ये याद रखना है, या भिलाई स्टील प्लांट याद रख लेना है, बोकारो स्टील प्लांट, ये सारे आपको जगह भी देख लेने हैं, ठीक है। राउरकेला आपको याद होगा। तो ये सारे जो आपको याद है इसमें से आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, ये यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट बहुत ही बनता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कच्चा लोहा यानी जो पिग आयरन है, पिग आयरन आखिर होता क्या है, और पिग आयरन आपका जो होता है वो किस प्रकार से इसका प्रोडक्शन होता है, ये भी आपका पूछा जाता है। तो देखिए पिग आयरन जो है ये कच्चा लोहा लौह अयस्क से प्राप्त, देखिए क्रूड एवं इम्प्योर लोहा होता है, जो कि हमने बताया इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है ये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यह विभिन्न लौह उत्पादों के लिए मूल पदार्थ होता है, मतलब ये बेस मेटल्स होता है, क्योंकि देखिए हमने बताया कि इसी मतलब पिग आयरन से ही सारे आयरन हमारे यहाँ पर क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे ढलवा लोहा भी बनता है, पिटवा लोहा बनता है, और इससे स्टील भी बनती है, ये सारे चीज़ें बनाए जाते हैं। कच्चे लोहे के उत्पादन का अगर हम फ्लो डायग्राम की बात करें तो आप इस प्रकार से फ्लो डायग्राम आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 5 मार्क्स यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा 5 मार्क्स में। तो आपका देखिए जो पिग आयरन है ये हमारा आयरन और कोक, ठीक है, और चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन जो है, और एयर, यहाँ पर देखिए इन तीनों का मिक्सचर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस में इसको पुटअप कर देते हैं। इसका जो मिक्सचर होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में रख देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, एयर ब्लास्ट यानी वायु का झोंका देते हैं। वायु का झोंका जैसे ही देते हैं तो हमारा जो स्लैग होता है वो बाहर निकल जाता है, और इसके द्वारा हमारा प्रोडक्शन हो जाता है पिग आयरन का। अब देखिए आपको यहाँ पर याद रखना है, पिग आयरन में जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं इसको याद रखना है। ये क्या है, ये केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन है, तो इसको आपको याद रखना है। केमिकल कंपोजिशन में जैसे आपका लोहा हो गया वो 92 से 95% पाया जाता है, कार्बन आपका 3 से 4%, सिलिकॉन जो होता है वो हमारा 1 से 3%, और फास्फोरस 0.3 से 1.7%, और आपका सल्फर जो है वो 1% से कम होता है, या आप कह सकते हैं लेस देन 1%, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको अगर हम बात करें बनाने की जो विधि होती है, बनाने की विधि में आपको क्या लिखना है, इसको भी देख लीजिए। जो लौह अयस्क होता है, ये छोटे यही चीज़ आपको लिखना है। देखिए ये जो आपने फ्लो डायग्राम बनाया इसी से आपको बना के लिख देना है, काम खत्म, ठीक है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस में, जब ब्लास्ट फर्नेस में आयरन और कोक और चूना पत्थर जो है इसका मिक्सचर करके हम ब्लास्ट फर्नेस में जब इसको मटेरियल को पूरा डालते हैं तो हम ऊपर मतलब क्या करते हैं, एयर ब्लास्ट मतलब जो ब्लास्ट फर्नेस है वहाँ से हम एयर ब्लास्ट देते हैं, यानी कि वायु को झोंका देते हैं, तो उसके द्वारा हमारा स्लैग बाहर हो जाती है, और जो हमारा मटेरियल बचता है वो हमारा ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू प्रोडक्शन हो जाता है पिग आयरन का। तो यही सारी चीज़ें आपको बनाकर लिखनी है, तो ये आप लिख देंगे, ठीक है। बस इसको थोड़ा लैंग्वेज में ठीक ठाक लिख देना है। अब देखिए ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, तो ब्लास्ट फर्नेस पे आपको याद रखना है कि देखिए धमन भट्टी इसको हिंदी में कहते हैं। तो कार्बन की अधिकता में लौह अयस्कों को गर्म करके कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है इस ब्लास्ट फर्नेस से। इससे क्या करते हैं, पिग आयरन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। कार्बन चायक की भांति कार्य करता है इसमें। और ब्लास्ट फर्नेस की अगर हम बात करें कि इसमें कई पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका हो गया हर्थ हो गया, बास हो गया, स्टैक हो गया, चार्जिंग यूनिट हो गई, ठीक है। तो अब ब्लास्ट फर्नेस में आपको लिखना ये है कि इसके जो निचले भाग को क्या कहते हैं, हर्थ कहते हैं, ठीक है, हर्थ जो होता है। और यह पिघले हुए लोहे के लिए कलेक्टिंग टैंक का कार्य करता है, जो हार्थ होता है, ठीक है। ये धातुमल पिघले लोहे के ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि हमने बताया उसको एक कोप की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। किसकी सहायता से, एक कोप रहता है, ठीक है, तो कोप टाइप का, तो उससे बाहर निकाल लेते हैं, एज अ स्पून भी कह सकते हैं, ठीक है, चम्मच टाइप का। जिससे ट्यूयर, यहाँ पर देखिए, जिससे ट्यूयर के नीचे निकास द्वार से निकाल लेते हैं, वही हमने बताया। उसका ट्यूयर से गर्म गैसों को क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में झोंका जाता है, और बास क्षेत्र में सबसे अधिक ताप होता है। स्टैक के नीचे ट्यूयर के ऊपर के भाग को बास कहते हैं। और देखिए स्टैक जो है ये चार्जिंग यूनिट एवं बास के क्या होता है, बीच का भाग होता है। ये 18 मीटर तक ऊंचाई में होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 मीटर होती है। इसकी लंबाई इस तरह की होती है कि ऊपर से क्या हो, नीचे आते आते पूरा लौह अयस्क जो है आयरन और से वो है लौह में अब क्या होता है, लोहे में अपचयित हो जाता है।
और देखिए इसमें ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है 3 से 6 डिग्री का फैलाव होता है। चार्जिंग यूनिट में दोहरा कप एवं शंकु मैकेनिज्म होता है। जो चार्ज मतलब चार्ज कौन कौन सा, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया चार्ज में आपका हो गया कोक हो गया, ऑर्स हो गया और फ्लक्स हो गया, ये सभी धमन भट्टी में क्या करते हैं हम यहाँ पर मिक्सअप कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका फिगर है, तो फिगर आपको जनरली बना देना है। फिगर आपका इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए फिगर आपको किस प्रकार से बनाना है। आपको कुछ यहाँ पर जो टेम्परेचर इसको बहुत मतलब मेंटेन रखना है, टेम्परेचर याद रखेंगे, टेम्परेचर ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और आपका शेप जो है वो कोप टाइप का आपको दिख रहा होगा, शेप आप बना देंगे, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पर यहाँ से हमारा देखिए जो निचला वाला पार्ट है यहाँ से हमारी स्लैग निकल रही है और यही हमारा ट्यूयर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका जो गर्म गैसें, ये हमारी गर्म गैसें ऊपर से रिमूव हो रही हैं। और हमने बताया कि यहाँ से सारी चार्ज जो है, चार्ज में आपका जो भी मिक्सचर था, आप मिक्सचर को यहाँ से डाल देते हैं, ठीक है। मिक्सचर यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इंटर करते हैं। जो भी अयस्क है, कोक है, गालक है, फ्लक्स, लाइमस्टोन है, सारा कुछ यहाँ से हम इंटर करते हैं। उसके बाद हमारा पहले 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, रिएक्शन होगा, फिर 600 पर, फिर 850 पर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको इसको टेम्परेचर को याद रखना है, 1000, फिर 1250 और लास्ट जो है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें होता है। अब बास हमने बताया था, तो देखिए ये जो इसका यहाँ पर देखिए बीच का भाग है, ठीक है, यही हमारा बास है और सबसे निचला वाला हार्थ है, हमने बताया था भी। और स्टैक जो है ये हमारा यहाँ पर ये पूरा भाग जो है वो स्टैक कहलाता है। ये हमारा चार्जिंग यूनिट होता है, यहाँ से यहाँ तक ये चार्जिंग यूनिट है। दोहरा घटता हुआ शंकु, ये आपको शंकु टाइप का दिख रहा होगा, तो यही हमारा शंकु है। और ये देखिए जो हमारा आवरण टाइप का दिख रहा है, ये अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है, इस्पात का ये कवर होता है जो कि आपको दिख रहा है स्टील का, ठीक है। देखिए यहाँ पर डालने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, गर्म गैसों को बाहर निकलने नहीं देता है। और जो धमन भट्टी में होने वाली जो प्रमुख रिएक्शन है, इनको आपको देख लेना है, ठीक है। मतलब जैसे आपका देखिए यहाँ पर इससे रिएक्शन हुई तो हमारा क्या बन गया, CO2 बाहर आ गया। उसके जैसे ही हमारा ये आपको रिएक्शन मतलब जनरली आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए इतना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत लॉन्ग लेंदी आपका हो जाएगा चैप्टर, तो आपको यहाँ पर हम जस्ट आपको बता रहे हैं क्या क्या आपको याद कर लेना है। अब देखिए समझ लेंगे या तो याद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कंपोजिशन परसेंटेज ऑफ पिग आयरन, मतलब पिग आयरन में जो कंपोजिशन है इसको आपको नहीं देखना है ज़्यादातर, ठीक है, ये आपको नहीं देखना है। यहाँ पर आते हैं रोट आयरन, ठीक है। रोट आयरन आपको यहाँ पर ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 5 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए लौह धातु में सबसे शुद्ध रूप होता है ये, यानी हमने बताया कि ये प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है। इसमें 99.9% तक क्या होता है, शुद्ध लोहा होता है। तो ये आपको तो ऐसे याद हो गया होगा, हमने बता भी दिया था। तो पिटवा लोहा जो है लोहा एवं सिलिकेट धातुमल का मिश्रण होता है, ठीक है, शुद्ध लोहा और सिलिकेट का याद रखेंगे, सिलिकेट धातुमल का। अब देखिए इसके केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कार्बन जो होता है 0.1% कह सकते हैं, या 0.02 से 0.3%, ठीक है। फास्फोरस इसमें कितना होता है, 0.05 से 0.25%। और इसमें अगर हम बात करें कि सल्फर जो है वो कितना होता है, वो 0.08 से 0.02। और आयरन जो होता है रिमेनिंग जो होता है वो हमारा आयरन होता है। मैग्नीज जो होता है 0.0 से 0.02। और यहाँ पर जो सिलिकॉन होता है वो 0.02 से 0.1%। स्लैग जो बचता है वो हमारा 0.05 से 1.5%, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके फ्लो डायग्राम की। तो फ्लो डायग्राम में आप क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम पिग आयरन लेंगे। पिग आयरन को यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिग आयरन को लेने के बाद इसको हम प्योरीफिकेशन करेंगे। मतलब पहला जो हमको करना है वो हमको पहले स्टेप में प्योरीफिकेशन करना है इसका। और फिर उसके बाद बिलोना यानी कि पडलिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको हमको बिलोना में डाल देना है। बिलोना से क्या होगा, फिर इसका हमको निपीडन करना होगा। निपीडन करने के बाद हमें बेलना होगा, उसके बाद जाकर हमको रॉट आयरन मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर देखिए रिफाइनिंग करना है सबसे पहले। रिफाइनिंग करने में क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें अलग करनी है। यहाँ पर पिघला कर देखिए इस चरण में जो कच्चे लोहे जो यानी पिग आयरन है उसको धातु को पिघलाया जाता है, मेल्ट कर देते हैं। उसके बाद वायु की सहायता से जो धातु का ऑक्सीकरण किया जाता है, ठीक है।
अब जाहिर सी बात है वायु यानी मतलब जो ऑक्साइड है उससे क्रिया करके ऑक्सीकरण कर देगा, और ऑक्सीकरण विधि की सहायता से धातु के अंदर जो कार्बन है और जो अशुद्धियाँ हैं इनको दूर कर देते हैं। उसके बाद अशुद्धियाँ दूर करके देखिए क्या होता है, पिघली जो धातु यानी मेल्टिंग मेटल जो है उसको सांचों में ढाल दिया जाता है। उसके बाद धातु का शीतलन तीव्र गति से होने लगता है और यहाँ पर जो धातु भंगुर हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद पटलिंग में क्या होता है, पटलिंग में देखें कच्चे लोहे को मतलब टुकड़ों में तोड़ कर वो क्या एक मतलब क्रशर की सहायता से, एक प्रकार से आप क्रशर समझ सकते हैं कि उसको तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ कर क्या करता है, परावर्तनीय भट्टी में उच्च ताप पर पिघला देते हैं। आप पिघला देंगे तो देखिए क्या होगा, चार्ज का तापमान भट्टी के छत से परावर्तित ऊष्मा द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसमें देखिए चार्ज भट्टी की क्या होती है, जो आग के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीकरण पदार्थ ये क्या होता है, जैसे को उच्च ताप एवं वायु के झोंके के साथ मिश्रित किया जाता है। उसके बाद हमारा जो शुद्ध लोहा होता है ये गेंदों के रूप में एकत्र कर लिया जाता है, और यही हमारा इन गेंदों को बिलाई गेंद कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए सिंगलिंग जो है आपका निपीडन है। इसमें क्या होता है, हथौड़े की सहायता से इसको पीट कर इसको चिपटी मतलब एक प्रकार से चिपटा कर देते हैं, ठीक है। चिपकी वैसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चिपकी राख एवं सिंडर को पृथक करके यहाँ बिलाई गेंदों को आपस में जोड़कर ब्लूम का निर्माण किया जाता है। आप रोलिंग तो आप जानते होंगे, ठीक है। इसको आप देख लेंगे, रोलर की सहायता से क्या होता है, लंबी छड़ों में परिवर्तित कर लिया जाता है। गुणवत्ता सुधार के यहाँ पर देखिए इसे दोबारा पिघलाकर बेल कर एवं छड़ तैयार किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, बैसमर कन्वर्टर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसके कुछ यूजेस देख लेना है कि जो रोट आयरन है, रोट आयरन के यूज़ देख लेना है। तो रोट आयरन का जो यूज है, तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या होता है, इसका जो मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें देखिए जो डक्टिलिटी होती है और जो फोर्जिबिलिटी होती है, वेल्डिबिलिटी होती है, ये बहुत ही अच्छी होती हैं इसमें। इसकी संक्षारण यानी जो कोरोजन रेजिस्टेंट है वो भी बहुत अच्छी होती है। और पिटवे लोहे की जो ढलाई मतलब नहीं की जा सकती क्योंकि ये प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, और विभिन्न आकारों में पीट कर या दाब कर फोर्जिंग आदि विधियों द्वारा बनाया जाता है। इसमें फटिग जो मतलब जो फटिग रेजिस्टेंस है ये भी बहुत ज़्यादा होती है। और देखिए इसमें क्या होता है, जो धातुमल है धागे या रिबन में के रूप में एक समान वितरित होता है, और इसकी वजह से ही पिटवा लोहे को तनन सामर्थ्य अच्छी होती है। यानी कह सकते हैं इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और देखिए पिटवा लोहे का क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट आवश्यक मतलब ज़्यादातर मतलब जल्दी से नहीं हो सकता है, ठीक है। पिटवा लोहा जो है यहाँ पर देखिए मतलब यहाँ पर जो हीट ट्रीटमेंट है वो आसानी से नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की, तो यूजेस में आपको लिख देना है, देखिए ज़मीन के नीचे पानी, सीवर एवं बिजली के पाइपों के रूप में, चेन, क्रेन हुक, जो क्रेन हुक होते हैं आप जानते होंगे, जिससे क्या होता है कोई भी किसी भी क्रेन की सहायता से जो हुक लगा होता है आपका इस टाइप से, ठीक है, यू टाइप से आपका इस प्रकार से लगा रहता है, तो उसी से उठाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चादर और जो ग्रिल्स होती हैं आदि बनाने में किया जाता है। डीजल निकास नलिका जो होती है, और देखिए कंडेंसर पाइप होती है, कूलिंग टावर होता है, आदि के निर्माण में भी किया जाता है। रिवेट और जो रेलवे कपलिंग होती है इसको बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि देखिए रेलवे कपलिंग को इसलिए बनाया जाता है प्योर आयरन से, क्योंकि ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो, कोई भी चीज़ मतलब यहाँ पर ना हो, तो इसलिए प्योर आयरन लगाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। हर चीज़ लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और इतना ज़्यादा पर्याप्त भी नहीं है। यहाँ पर देखिए कास्ट आयरन की हम बात करते हैं, यानी जो ढलवा लोहा है, तो ये क्या होता है, तो देखिए कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर आपको याद रखना है, कास्ट आयरन जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 2 से 6% के बीच होती है उसे ढलवा लोहा कहते हैं। और देखिए परंतु वास्तविक तौर पर अगर हम बात करें तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा 2 से 4% के बीच होती है। इसका देखिए इसका उपयोग विभिन्न आकार के ढलाइयों में, ठीक है, होता है। और जैसे आपका गाड़ियों के ब्लॉक्स हो गए, मशीनों के आधार हो गए, और मशीनों के स्ट्रक्चर हो गए, बिजली के मोटरों का फ्रेम हो गया, और पिघली अवस्थाओं में जो तरलता मतलब फ्लूइडिटी होती है अधिक होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना, बस एक यहाँ से नोट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम होती है, और यहाँ पर जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, यानी अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे जो कास्ट आयरन है इसका फ्लो डायग्राम की, तो फ्लो डायग्राम में भी आपको वही चीज़ करना है, बट यहाँ पर एक आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है यहाँ पर समझिए, तो देखिए पिग आयरन, कोक या कोल और लाइमस्टोन, ये तो आपका मिक्सचर जो है ये सेम है, बट यहाँ पर आपको यहाँ से देखिए एयर ब्लास्ट देना। सबसे पहले क्या करना है, इसका जो मिक्सचर है वो क्यूपोला फर्नेस में रखना है। अभी हम पिग आयरन में किसका यूज कर रहे थे, ब्लास्ट फर्नेस का,
यहाँ पर क्यूपोला फर्नेस का यूज करना है, याद रखेंगे, यही आपका डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ से हम जब एयर ब्लास्ट देंगे, वायु का झोंका, तो यहाँ से हमारी जो स्लैग होगी वो कोप की सहायता से हम निकाल लेंगे। फाइनल हमारा प्रोडक्शन जो हो जाएगा वो कास्ट आयरन का प्रोडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको उत्पादन मतलब जो जो आपने किया वो आप लिख देंगे फाइनली, ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ पर क्यूपोला भट्टी जो है इसके बारे में लिख देना है कि इसकी जो मतलब मोटाई होती है क्या और लंबाई कितनी होती है, सारा कुछ यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। क्या पार्ट्स होते हैं, तो ये बेलनाकार खोल का बना होता है। इसकी जो दीवारें होती है वो 6 से 10 मिलीमीटर मोटाई मतलब मोटी होती हैं। इस्पात की चादरों से ये बनी होती है, स्टील की चादरों से ये बनी होती हैं। और इसमें क्या होता है कि अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है। ये मुख्य रूप से 5 जोन में मतलब विभाजित कर सकते हैं। इसके जो जोन होते हैं, जोन देखिए यहाँ पर जो जोन है वो 5 जोन होते हैं आपका। जैसे वेल हो गया, यहाँ पर देखिए वेल क्या होता है, जो सबसे नीचे का भाग होता है उसे वेल कहते हैं। जहाँ से धातुमल तथा जो पिघला हुआ मतलब ढलवा लोहा निकाला जाता है उसको वेल कहते हैं। दहन कक्ष जहाँ जिसमें दहन हो जाता है, ठीक है, जो फ्यूल जो भी होता है, यह वेल के ऊपर एवं मेल्टिंग जोन के बीच का भाग होता है। मतलब इसके ऊपर होगा और मेल्टिंग जोन जो है इसके बीच में होगा, ठीक है। देखिए एक एज आपका लिखा भी हुआ है उसी प्रकार से, वेल के ऊपर ये मतलब यहाँ पर ये उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो वेल के ऊपर होगा और मेल्टिंग जोन के बीच का भाग होता है ये। इसमें क्या होता है कि जो ट्यूयर एवं जो एयर ब्लास्ट होता है ये इनलेट होता है, एक प्रकार से इंटर करता है। मेल्टिंग जोन क्या है, जहाँ पर मेल्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर इस दहन कक्ष यह दहन कक्ष एवं प्री हीटिंग जो जोन होता है उसके बीच का भाग होता है। प्री हीटिंग जोन क्या होता है, यह स्टैक के नीचे का भाग होता है, ठीक है। स्टैक क्या होता है, तो स्टैक जोन जान लीजिए, यह क्या होता है, जो भट्टी है इसके सबसे ऊपरी भाग होता है। ये सबसे निचले भाग होता है, ये सबसे ऊपरी भाग होता है। इसके निचले भाग में चार्जिंग द्वारा क्या होता है, चार्जिंग द्वार होता है, जहाँ से चार्जिंग या मिक्सचर को हम अंदर मतलब इंटर करते हैं, जिससे देखिए भट्टी को समय समय पर चार्ज करते रहें। और क्यूपोला भट्टी जो होती है इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो 1 से 15 टन या इससे भी अधिक लोहे को गला सकती है ये, ठीक है। सामान्यतः ये क्यूपोला फर्नेस जो है वो मतलब इसकी लंबाई क्या होती है 6 मीटर एवं व्यास 1 मीटर से 2 से 5% तक इससे मतलब इसका जो मोटाई होती है, जहाँ पर देखिए जो व्यास होता है ये होता है, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, ये देखिए आपकी फर्नेस है, आपको इसको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। ये आपकी रही फर्नेस, आपको इसको ध्यान से देख लेना है और आपको फाइनली बना भी देना है। आपको देखिए यहाँ पर एक प्रकार से कोप टाइप का और ये ट्रायंगल टाइप का दिख रहा होगा, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर देखिए ये क्यूपोला फर्नेस है और ये जो क्यूपोला फर्नेस है इसमें जोन याद रखना है। ये कंबशन जोन हो गया सबसे निचला वाला हमारा, और यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो गया, स्टैक जोन हो गया, और यहाँ पर जो हमारा प्रीहीटिंग जोन हो गया, सारा आपको मेल्टिंग जोन, रिड्यूसिंग जोन, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। जहाँ से हम चार्जिंग डोर है जो कि जहाँ से चार्जिंग इंटर कर रहे हैं, जो इनलेट हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आप देखिए फाइनली आपको बस शेप याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, सिर्फ शेप याद रखना है ताकि आप बना दें तो मतलब एक प्रकार से सेम लगे एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर बात करते हैं जो इसके टाइप्स की, मतलब कास्ट आयरन हमने जो कि बताया आपको 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो कास्ट आयरन में 7 टाइप्स के होते हैं। जैसे आपका ग्रे कास्ट आयरन हो गया, तो देखिए जो हमने कास्ट आयरन बताया उसको यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम बताना भूल गए थे आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो हमने ट्रिक बनाई थी वो ट्रिक क्या बनाई थी, यहाँ पर देखिए जैसा कि आपको लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रिक यहाँ पर देखिए क्या लिखी हुई ताकि आप याद रख सकें। जो ट्रिक है यहाँ पर देखिए, जैसे आप बोलते हैं कम, ठीक है, कम, तो यहाँ पर देखिए कम बोलते हैं आप, तो यहाँ पर आपको कैम बोलना है। जैसे आप कैम कैड कैम पढ़े हैं ना, ठीक है, कैड कैम आप जानते हैं, तो कैम नाउ गो। और यहाँ पर हमने एक देखिए एक मतलब एक फ्रेंड है मेरा मोहित, ठीक है, तो कैम नाउ गो मोहित। आपको नाम मतलब आप जिस प्रकार से याद रखना चाहें उस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने आपको एक जो ट्रिक है वो हमने बताया, कैम नाउ गो मोहित, और इससे आपको सारी जो कास्ट आयरन है उसके आप टाइप्स याद रख सकते हैं। कैम नाउ गो मोहित, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैम नाउ गो मोहित का मतलब क्या है, सी का मतलब हमारा हो गया चिल्ड आयरन, ए का मतलब हो गया हमारा क्या, एलॉय मतलब एलॉय कास्ट आयरन, और चिल्ड ये तो हमारा चिल्ड कास्ट आयरन हो गया, एलॉय कास्ट आयरन हो गया, ये हमारा मोटल कास्ट आयरन हो गया, ये हमारा एनो जो है ना, एनो ये नोडुलर कास्ट आयरन हो गया, डब्ल्यू क्या है वाइट कास्ट आयरन, और जी जो है हमारा ये क्या है ग्रे कास्ट आयरन, और जो हमारे यहाँ पर एम है वो हमारा क्या है, मोहित का जो एम है ये हमारा हो गया मैल्यूबल कास्ट आयरन। तो फाइनली यहाँ पर सारे कास्ट आयरन आपके ख़त्म हो गए, 1 2 3 4 5 6
7 सातों आपके यहाँ पर कास्ट आयरन हमने ट्रिक से बता दिए। अब देखिए यहाँ पर जो हम यहाँ पर बता रहे थे, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये हो गया था, ठीक है। जस्ट इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर टाइप्स हम बता रहे थे, तो टाइप्स भी आपका फाइनली यहाँ पर हो गया था। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर टाइप्स जो हम बता रहे थे, इसको आपको ये हमने ट्रिक बता दी है, ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही ट्रिक याद रखेंगे और हमने ये बता दिया कि लोह कास्ट आयरन क्या होता है, ये आपको फाइनली उसी प्रकार से लिख देना है। और यहाँ पर देखिए सारा कुछ हमने ये बता दिया, ये तो आपको याद हो गया होगा। आप देखिए यहाँ पर इसके बारे में भी लिखना है, तो इसके बारे में आपको किस प्रकार से लिखना है, तो देखिए आपको कुछ इसमें याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका ग्रे कास्ट आयरन है तो इसमें कार्बन कितना होता है, सारा कुछ इसमें आपको केमिकल कंपोजिशन याद रखना पड़ेगा कि कितना सब कुछ होता है। तो इसमें देखिए कार्बन अगर हम बात करें तो वो होता है 2.5 से 3.8%, सिलिकॉन की बात करें तो 1.1 से 2.8%, और यहाँ पर मैग्नीज की बात करें तो 0.4 से 1%, फास्फोरस जो होता है वो 0.15% होता है, और सल्फर जो होता है वो 0.10% होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो हमारा देखिए, इसकी 3-4 आपको प्रॉपर्टी याद रख लेनी है, ठीक है। जैसे आपकी इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये कम होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट जो है ये सबसे कम होता है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो 1130 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यह भूरे रंग का होता है, ठीक है। और ये ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है, भूरे रंग का होता है। तो बस आपको यही 4 चीज़ें, या मशीनेबिलिटी भी आप लिख सकते हैं कि मशीनेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, ब्रिटल मतलब या ब्रिटल होता है, और इस टाइप से आपको लिख देना है। यूजेस की अगर हम बात करें तो यूजेस में आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, यूज भी लिख देना है कि जैसे इस जो मशीन के बेस होते हैं और जो फ्रेम होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं इसको बनाने में, और जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है इसके जो ब्लॉक होते हैं उसको, और सिलेंडर और पिस्टन रिंग जो होती है, और जो सिलेंडर हेड होता है उसको बनाने में, गैस एवं पानी के जो पाइप होते हैं उसको बनाने में, और देखिए जो मतलब मैन होल होता है, ठीक है, इसको ढक्कन के जिसके जो ढक्कन होते हैं उसको भी बनाने में किया जाता है। मैलिबल कास्ट आयरन की अगर हम बात करें तो मैलिबल कास्ट आयरन जो है इसमें भी आपको केमिकल कंपोजिशन इस प्रकार से आपको याद रखने में, कार्बन इसमें 2 से 3% होता है, बाकी आपको ये जो है सिलिकॉन 0.2 से 0.6%, मतलब 0.6 से 1.3% होता है, मैग्नीज आपका 0.2 से 0.6%, फास्फोरस 0.15%, एवं सल्फर जो होता है वो 0.1% होता है। ये आपको याद रखना है। जस्ट प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि इसका जो मतलब इसमें क्या होता है, जो वियर रेजिस्टेंस होता है और जो इसकी वाइब्रेशन डैम्पिंग होती है ये इसका गुण होता है, और इसके जो डक्टिलिटी है एवं जो हाई स्ट्रेंथ है इसका गुण होता है, और इसमें जो मैलिबिलिटी है एवं देखिए जो हैमरिंग के द्वारा इसको बेल कर मतलब रोलिंग करके इसको विभिन्न आकारों में एक प्रकार से कास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, कास्टिंग इसकी कर सकते हैं, क्योंकि जो ये है ये मैलिबल का गुण होता है इसमें। मैलिबल मतलब जो फ्लैक्स, एक प्रकार से फ्लैक्सिबिलिटी मतलब मुड़ सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूजेज आपको देख लेना है कि इसका उपयोग कृषि उपकरणों के निर्माण में, वाहन उद्योग में, रेलवे एवं गियर बॉक्स में, यूनिवर्सल जॉइंट जो होते हैं उसमें किया जाता है, जो भी जॉइंट बनाए जाते हैं, और यहाँ पर कब्जे बनाने में, जैसे आप देखे होंगे गेट में, गेट मतलब मूव के होता है क्योंकि वहाँ पर उसमें कब्जे लगे होते हैं, ठीक है, पहिए बना आदि के निर्माण में किया जाता है। नोडुलर कास्ट आयरन देखिए, नोडुलर कास्ट आयरन में भी आपको केमिकल कंपोजिशन देख लेना है कि इसमें 3.2 से 4.2% कार्बन होता है, बाकी इसमें अदर मतलब क्वांटिटी होती हैं। यहाँ पर देखिए जो अदर एलिमेंट है ये पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें जो ग्रेफाइट होता है वो गोल गोल कणों के आकार में पाया जाता है, ग्रेनल्स के मतलब फॉर्म, पार्टिकल्स के फॉर्म में, एक स्फीयर पार्टिकल्स के फॉर्म में। यह जो होता है डक्टाइल एवं हार्ड और टफनेस होता है इसमें, और इसमें जो होता है वाइब्रेशन डैम्पिंग की भी क्षमता जो होती है वो कम होती है, और मशीनेबिलिटी एवं जो वियर रेजिस्टेंस है ये अच्छी होती है। और देखिए यूज की अगर हम बात करें तो रोलिंग मिल में, पंप एवं कंप्रेसर में, कागज उद्योग की मशीनरी में, कृषि उपकरणों एवं ट्रैक्टर के निर्माण में, वाल्व एवं वाल्व फिटिंग्स में आदि में इसका यूज होता है। वाइट कास्ट आयरन की अगर हम बात करें तो वाइट कास्ट आयरन जो है 1.8 से 3.6% कार्बन होता है, बाकी रिमेनिंग मतलब अदर एलिमेंट होते हैं, ये देख लेना है आपको। और गुण की अगर हम बात करें तो यह टूटने पर क्या होता है, सफ़ेद दिखाई देता है, मतलब जो ये वाइट कास्ट आयरन है तो इसीलिए इसका वाइट कास्ट आयरन इसका रखा गया है कि जब ये क्रैक खोदते हैं तो ये वाइट कलर के दिखते हैं,
ठीक है। इसमें कार्बन सीमेंटाइट यानी कि जो मतलब आयरन कार्बाइड है इसे बोलते हैं, सीमेंटाइट को आयरन कार्बाइड कहते हैं। तो ये इसके रूप में होता है और इसकी जो मतलब बहुत ही ये कठोर एवं ब्रिटल होता है, क्योंकि जो सीमेंटाइट है यही इसका ये कठोर भी होता है और भंगुर भी होता है, जल्दी से टूट जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें जो वियर रेजिस्टेंस है वो बहुत अच्छा होता है। इसमें जो समान परिस्थितियों में क्या होता है, मशीनिंग करना भी कठिन होता है, क्योंकि ये कठोर होता है और ब्रिटल होता है। मशीनिंग करेंगे तो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, और हार्ड होता है तो ये जल्दी मशीनिंग इस पर नहीं होगी। ठीक है। यूज की बात करते हैं तो ये मैलिबल कास्ट आयरन बनाने में होता है इसका उपयोग। और जो वियर रेजिस्टेंस है जैसे आपका व्हील्स हो गया, लाइनिंग हो गया और क्रशिंग हो गया, बाल आदि के बनाने में भी होता है। मोर्टल कास्ट आयरन की अगर हम बात करें तो मोर्टल जो कास्ट आयरन है ये देखिए क्या होता है, ये सीमेंटाइट के रूप में तथा मुक्त ग्रेफाइट दोनों ही तरह से होता है। अब इसको याद रखना है कि ये मुक्त अवस्था की वजह से क्या होता है, भूरा एवं मतलब आयरन कार्बाइड, देखिए यहाँ पर आयरन कार्बाइड की तरह मतलब की वजह से क्या होता है, सफ़ेद रंगों की अनुपस्थिति में चित्तीदार हो जाता है। इसमें मशीनिंग बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि ये क्या है, सीमेंटाइट का एक प्रकार से रूप है। ठीक है। यूजेस की बात करें तो जैसे आपका इंजन के जो लाइनर्स होते हैं वहाँ पर प्रेशर स्लीव्स जो हैं उसको बनाने में, प्रेस स्लीव्स जो होते हैं उसके बनाने में किया जाता है। एलॉय कास्ट आयरन, तो इसको देख लेना। एलॉय कास्ट आयरन का मतलब कोई एलॉय होगा इसमें। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो कास्ट आयरन है वो वांछित गुण लाने के लिए इसमें क्या होता है, ढलाई के समय क्या होता है, कास्टिंग के समय आवश्यकता अनुसार एलॉइंग मिला दिए जाते हैं। एलॉय मतलब कुछ एलॉइंग मिलाया जाएगा, कुछ अदर एलिमेंट मिलाया जाएगा। इस प्रकार ढलुआ लोहा क्या कहते हैं, इस प्रकार के ढलुआ लोहे को मिश्र ढलुआ लोहा कहते हैं या मिश्रित ढलुआ लोहा कहते हैं। एलॉइंग तत्व के रूप में जैसे आप निकेल मिला देंगे, क्रोमियम मिला देंगे, टंगस्टन मिला देंगे और मॉलिब्डेनम मिला देंगे, कॉपर मिला देंगे आदि एलॉइंग तत्व के रूप में यूज करते हैं। मतलब कोई भी कास्ट आयरन उसमें हम जब ये कोई भी एलिमेंट मतलब मिलाएंगे, एलॉइंग मेटल्स मिलाएंगे तो हमारा वो एलॉय कास्ट आयरन हो जाएगा। गुण की अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो आपको प्रॉपर्टीज़ जान लेना है कि ये रिफाइन करता है, मतलब जो निकल के लोहे के जो कण होते हैं उसको रिफाइनिंग करता है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको बढ़ाता है। देखिए क्रोमियम क्या करता है, लोहे में झटका यानी इम्पैक्ट जो है उसको सहने की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है और लोहे की जो संक्षारण मतलब जो कोरोजन है उसको उससे भी बचाता है यानी प्रतिरोधी बनाता है। और इसी के द्वारा जो हमारे मेटल्स मतलब जो स्टील होती हैं वो चमकते हैं। ठीक है, वो शाइनिंग मारते हैं, क्रोमियम ही मिला होता है उसमें। उसके बाद देखिए जो कॉपर है इसमें लोहे की जो तन्यता यानी डक्टिलिटी वो उसको बढ़ाता है और संक्षारण प्रतिरोध भी बढ़ाता है। टंगस्टन एवं मॉलिब्डेनम जो है इसमें लोहे के उच्च ताप पर कठोरता बनाए रखता है। इससे बने जो एलॉय कास्ट आयरन उसकी स्ट्रेंथ एवं जो वियर रेजिस्टेंस है एवं जो कोरोजन रेजिस्टेंस है इसको भी बढ़ाता है। यूजेज की बात करें तो हाइड्रोलिक मशीन जैसे हो गया और आपका जो अंतर्दहन इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन के पार्ट्स हैं, जैसे आपका सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, लाइनर हो गया, पिस्टन रिंग्स हो गया, इसको बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट बच्चा देखिए द्रुत शीतित ढलुआ लोहा। तो द्रुत शीतित ढलुआ लोहे में अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के ढलुआ लोहे के रोल्स जैसे होते हैं, जो एनविल्स होता है, रेलवे कैरिज के जो पहिए होते हैं, वो द्रुत शीतित ढलुआ लोहे के ही मतलब प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक सतह को क्या करते हैं, तीव्र गति से ठंडा किया जाता है। ये शेष भाग को धीरे धीरे क्या करता है, मंद गति से ठंडा करता है। अब एक चीज़ याद रख लीजिए, जब आपको कोई कास्ट आयरन कहे या आपको वाइट कास्ट आयरन कहे, ठीक है, मतलब अगर वाइट कास्ट आयरन कहे तो आपको कास्ट आयरन के बारे में ही सारा कुछ बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टील जो है, स्टील क्या होती है, जिसमें हमने बताया कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 2% तक होती है या इससे कम होती है। वह जनरली आपका इसमें देखिए कम लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप 2% लिख देंगे कि जिसमें कार्बन की मात्रा 2% पाई जाती है वो हमारा स्टील होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मूल रूप से क्या होता है, जो आयरन एवं कार्बन के मिश्रण होता है उसको हम स्टील कहते हैं, मतलब Fe होगा और प्लस C, इसका यही हमारा कहलाता है स्टील। ठीक है, यही हमारा स्टील कहलाता है। अब देखिए इसमें कार्बन मतलब इसमें क्या होता है, जो सीमेंटाइट के रूप में होता है ये, और ये क्या होता है पिग आयरन एवं पीतल लोहे से बनाया जाता है। हमने बताया पिग आयरन से ही सारी चीज़ें बनती हैं। कच्चे लोहे से इस्पात का उत्पादन सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जनरली आप शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं, कच्चे लोहे से सीधा स्टील बना सकते हैं, या आप इस प्रोसेस को भी अपना सकते हैं। इसके फ्लो डायग्राम की अगर हम बात करें तो फ्लो डायग्राम जो है इसको देखिए, सबसे पहले आयरन और उसके बाद कोक या कोल, उसके बाद लाइमस्टोन एंड एयर ब्लास्ट किया यहाँ से। ठीक है,
तो उसके बाद क्या होंगी, गर्म गैसें जो होंगी वो हमारी, इसको हम ब्लास्ट फर्नेस पर पहले इसका मिक्सचर रखेंगे। तो जो गर्म गैसें होंगी इसको हम यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से हमारी स्लैग जो होगी वो रिमूव कर जाएगी, उसके बाद पिग आयरन बनेगा। तो अब यहाँ से इसको आप रिमूव करके आप डायरेक्ट पिग आयरन से सस्ता पड़ता है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, पिग आयरन से पूरा यहाँ तक। तो पिग आयरन पहले हमने यूज किया, तो इससे हमने पिग आयरन को इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस या ओपन हार्ट फर्नेस या बेसमेंट कन्वर्टर या एलडी प्रोसेस में आप इसको इंटर कराएंगे, उसके बाद हमारा डायरेक्ट क्या होगा, स्टील का प्रोडक्शन हो जाता है। देखिए आप स्टील की अगर हम बात करें तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जनरल। तो देखिए कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, इस्पात में कठोरता बढ़ती है और इसकी डक्टिलिटी घटती है। जब कठोरता बढ़ेगी यानी हार्डनेस जब बढ़ेगी तो इसकी जो डक्टिलिटी है वो घटेगी, याद रखेंगे, ठीक है। हार्डनेस बढ़ी, डक्टिलिटी घटी। इसका घनत्व जो होता है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसमें इस्पात में क्या होता है, उच्च यानी कि इलास्टिसिटी का गुण भी होता है, क्योंकि ये डक्टाइल यानी डक्टिलिटी इसकी घटती है तो हमारा क्या होगा, इलास्टिक का गुण भी इसमें थोड़ा होता है। सामान्यतः इसमें क्या होता है कि जो मैलिबल होता है, मतलब जब डक्टिलिटी होगा तो हमारा मैलिबल भी होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ एवं जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ये भी अच्छी होती है, उच्च होती है। वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो इसको देखिए 3 टाइप्स में सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। एक लो कार्बन स्टील हो गया, ठीक है। इसमें आपको जनरली कुछ पॉइंट लिखने हैं, जैसे आपका इसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो 0.3% से कम होती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, मृदु इस्पात भी कहते हैं, मतलब माइल्ड स्टील MS। इसमें डक्टिलिटी एवं मैलिबिलिटी का गुण पाया जाता है और ये वेल्डेबिलिटी का गुण मतलब इसमें होता है। इसकी तनन जो स्ट्रेंथ मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 390 से 550 MPa या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर mm² होती है। इसका यूजेस की अगर हम बात करें तो वायर्स, सीट्स एंड रिवेट्स, चैन, पाइप्स, गियर सॉफ्ट या कैम सॉफ्ट और वॉल्व और सिलेंडर, भवन निर्माण इत्यादि में, कनेक्टिंग रॉड में भी इसका यूज करते हैं। मीडियम कार्बन स्टील की अगर हम बात करें तो मीडियम कार्बन स्टील जो है ये हमारा देखिए, इसमें कार्बन की परसेंटेज क्या होती है ये याद रखना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है ये याद रखना है, इसका यूजेस कहाँ पर होता है आपको ये याद रखना है, ठीक है। बोल्ट में, गियर सॉफ्ट में, एक्सल में, चाबी जो कीस हैं इसमें, क्लच डिस्क में इत्यादि में किया जाता है। हाई कार्बन स्टील की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हाई कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की परसेंटेज क्या होती है, कितनी होती है ये याद रखना है। देखिए हमने बताया 0.3% जब कम होगी तो हमारा लो कार्बन स्टील होगा, जब 0.3 से क्या होगी 0.6 के बीच होगी तो वो हमारा कहलाता है मीडियम कार्बन स्टील। अब जब 0.6 से 1.5% तक होती है तो हमारा हाई कार्बन स्टील होता है। जब 2 पहुँच जाता है तो हमारा स्टील हो जाता है, 2 से ज़्यादा होता है तो कास्ट आयरन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इसमें आपको ये याद रखना है परसेंटेज, आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ याद रखना है। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, कटिंग टूल्स, डाई ब्लॉक और जो लिफ्ट स्प्रिंग होती है उसमें, लिफ्ट स्प्रिंग और टैप्स एंड डाइस आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या होती है जनरली हाई कार्बन स्टील होती हैं तो इसलिए ज़्यादा यूज इसका यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखिए घटकों के आधार पर अगर हम बात करें कि ये स्टील के जो टाइप्स हैं वो कितने होते हैं, तो जैसे आपका एलॉय स्टील हो गया, घटकों के आधार पर जो कंपोनेंट है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो आपका जैसे एलॉय स्टील हो गया, कार्बन स्टील हो गया और विशिष्ट स्टील यानी स्पेसिफिक स्टील हो गया। एलॉय स्टील आपका ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एलॉय स्टील क्या होता है। अब देखिए इसमें इस इस्पात में क्या होता है, एक या एक से अधिक तत्व एक विशेष यांत्रिक, भौतिक या धातुकर्मी या विद्युत गुणों के लिए मिलाया जाता है, ये हमारा होता है एलॉय स्टील। सामान्य तौर पर इस्पात में एलॉइंग तत्व के रूप में निकेल, क्रोमियम, वैनेडियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, कॉपर, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, नियोबियम आदि मिलाया जाता है, मतलब यही हमारा एलॉइंग मेटल्स या एलॉइंग एलिमेंट्स है। अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए ये इसके उपयोग की अगर हम बात कर लें तो देखिए स्टेनलेस स्टील, जिसे हम बेदाग स्टील भी, मतलब स्टेनलेस स्टील को हम, इसमें कोई भी दाग नहीं होता है, एक प्रकार से प्योर स्टील होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, ऑटोमोबाइल उद्योग में यानी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है वहाँ पर करते हैं, और चिकित्सा क्षेत्र में एवं स्वास्थ्य के सेवाओं में भी किया जाता है। इसमें दाग धब्बा नहीं होता है, संचरण नहीं इसका होता है। यहाँ पर देखिए हाई स्पीड स्टील, ये आपका इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर मैक्सिमम जनरली यहाँ पर जो WT, देखिए यहाँ पर वर्कशॉप में ये आपका WT में भी पूछा जा सकता है, और ये जो वर्कशॉप में आप यूज करते हैं ज़्यादातर जो टूल्स होते हैं वो हाई स्पीड स्टील के ही बने होते हैं,
तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी फेमस नाम है हाई स्पीड स्टील, और ये हमने बताया भी था आपको चैप्टर में मिसलेनियस मटेरियल्स में, उसमें भी आपको देख लेना जाकर कि स्टील क्या होते हैं। यहाँ पर सारा कुछ हमने बता दिया उसमें। इस इस्पात में क्या होता है, उच्च ताप पर कठोरता बनाए रखने का गुण होता है। इसके अलावा यह इस्पात जो होता है जो शॉक्स भी कर सकता है, मतलब सह सकता है, अपोजिशन करता है उसका। सिलिकॉन स्टील की अगर हम बात करें तो इसमें चुंबकीय गुण होता है। इसका उपयोग ट्रांसफार्मर, पावर जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है इसमें किया जाता है। सेकंड इसमें हम बात करें तो कार्बन स्टील हो गया, जो कि इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या है। कार्बन स्टील में तो जनरली आपका 3 ये आ जाते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के ये होते हैं। तो कार्बन स्टील या प्लेन स्टील भी इसको बोला जाता है। इसमें कोई विशेष तत्व नहीं मिलाया जाता है क्योंकि ये एलाइंग एलिमेंट नहीं है, ठीक है, एलॉय स्टील नहीं है। एलॉय का मतलब मिलाया जाता है जिसमें कुछ ना कुछ। अब देखिए यहाँ पर ये 3 टाइप से लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील भी इसको बोलते हैं, और मीडियम कार्बन स्टील, एंड यही हमारा 3 टाइप्स में होता है, और हाई कार्बन स्टील। और जो स्पेशल स्टील है इसमें क्या होता है, विशेष गुण के लिए ये बनाए जाते हैं। जैसे आपका स्ट्रक्चरल स्टील हो गया, जैसे आप देखे होंगे कि जो एक पूरा का पूरा जो स्टील का जो ब्रिज बनाया जाता है उससे बोलते हैं स्ट्रक्चरल स्टील। पूरा का पूरा जो होगा वो स्टील का ही होगा, तो वो होता है स्ट्रक्चरल स्टील। इसी प्रकार से आपके ये सारे स्टील हो गए, डीप डाइंग हो गया, और कंस्ट्रक्शनल हो गया, फोर्जिंग क्वालिटी हो गया, रेल इस्पात हो गया, ये सारे चीज़ें बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके आधार पर वर्गीकरण है। उत्पादन की अगर हम विधि बात करें तो किस प्रकार से होता है, तो बेसेमर कन्वर्टर, ओपन अर्थ फर्नेस, एलडी प्रोसेस और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रोसेस से इसका यूज मतलब उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। तो जनरली आपको यहाँ पर देखिए इसको देख लेना कि बेसेमर कन्वर्टर आखिर होता क्या है। तो बेसेमर कन्वर्टर की सहायता से भी हम स्टील का प्रोडक्शन करते हैं। तो बेसेमर कन्वर्टर क्या है, एक अंडाकार पात्र होता है। और देखिए जैसा कि हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा बेसेमर कन्वर्टर है। आपको पहले देख लेना है कि बेसेमर कन्वर्टर क्या है, ये एक अंडाकार पात्र होता है, और मतलब कंटेनर होता है जिसके अक्ष जो होते हैं वो सारे मतलब सापेक्ष तिरछा किया जा सकता है। जिसके अक्ष के सापेक्ष इसको तिरछा किया जा सकता है। इसकी बाहरी सतह जो होती है वो स्टील का खोल बना होता है, ठीक है, स्टील का खोल का ये बना होता है। अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है, इस पर लाइनिंग की जाती है। इस पर कन्वर्टर के जो निचले हिस्से होते हैं इसमें वायु का झोंका यानी एयर ब्लास्ट करते हैं। तो हमारा जो इसका ट्यूबर होता है ये हमारा इससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये आपका रहा बेसेमर कन्वर्टर। ये आपको दिख रहा होगा एक शेप जो इसका है, ये जो कंटेनर है ये आपको अंडाकार दिख रहा होगा, ठीक है। अब अंडाकार दिख रहा है तो ये हमारा जो है ये सीट ऑफ मेटल्स है, इस्पात की चादर है। ये हमारा जो मतलब मोल्टन मेटल स्टील होगी वो होगी यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है। और यहाँ से एयर ब्लास्ट हम करते हैं, और ये हमारी एक्सिस है, और यहाँ से हमारा जो ट्यूबर इसकी सहायता से सारा कुछ निकलता है। यहाँ से वायु का झोंका भी हमने दिया, और देखिए जो एयर पाइप है ये हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपको फिगर बना देना है, फिगर बहुत ही सिंपल है। और ये हमारी जो है अग्निशय ईंटें लगी हुई जिस मतलब लाइनिंग की गई है, जो कि हमने बताया इससे बनी होती है। अब हम बात करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर देखिए देखिए फाइनली आपको इसके बाद क्या याद रखना है कि बेसेमर कन्वर्टर जो है इसके मतलब ये तिरछे करके पिघला हुआ जो मतलब पिघारण है उसको कन्वर्टर में डालकर क्या करता है, कन्वर्टर को सीधा कर देते हैं। फिर सीधा करने के बाद क्या होता है, नीचे से वायु का झोंका देते हैं, और उसके बाद हमारा जो अशुद्धियाँ होती हैं वो ऑक्सीकृत हो जाती हैं, और यह अशुद्धि जो होती है धातुमल के रूप में तैरने लगती है। और इसके बाद क्या होता है, जो कार्बन मतलब इसमें क्या होता है, कार्बन मिला देते हैं। थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, इसमें वायु का झोंका फिर से हम प्रवाहित करते हैं। बाद में मतलब जो पिघले हुए स्टील है उसको कन्वर्टर को तिरछा करके फिर से हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सारा काम इसमें तिरछा करके ही करते हैं, मतलब तिरछा करेंगे तो डाल देंगे उसके बाद, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा हाइट में भी होता है तो इसको मतलब झुका देते हैं, ठीक है, टिल्ड कर देते हैं। ओपन हर्थ फर्नेस की अगर हम बात करें तो ओपन हर्थ फर्नेस भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, बेसिन यानी नाद के रूप में एक भट्टी होती है, ठीक है, ये एक भट्टी है। इसमें भी अग्निशय ईंटों का क्या होता है, अस्तर लगा होता है। और ये आपका देख लेना, इसकी जो क्षमता होती है वो 60 टन से 500 टन की होती है। और इसमें अगर हम बात करें, भट्टी के एक तरफ जो होता है वो चार्जिंग द्वार होता है, जहाँ से हम चार्जिंग या कोई भी मिक्सचर होता है जिसको हमको बनाना होता है वो हम मतलब इंटर कर देते हैं। जब दूसरी तरफ से हम क्या करते हैं, टैप होल होता है जिससे ढलाई के लिए पिघला हुआ जो लोहा होता है वो निकाला जाता है।
और जो पिघलाते हैं वो लोहा निकालते हैं वहाँ से, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में। भट्टी के दोनों किनारों पर क्या होता है, गर्म गैसों के आने जाने के लिए एक द्वार होता है। जो गर्म गैसें होती हैं वो आती हैं या मतलब आती हैं और जाती हैं। यहाँ पर देखिए भट्टी में पिघला हुआ जो कच्चा लोहा होता है वो स्टील स्क्रैप या चूना पत्थर और जो कोप चार्जिंग होता है इस द्वार से डाले जाते हैं, और गर्म हवा जो होता है और जो कोल होता है इस गैस के मिश्रण से क्या होता है, जलने से क्या होता है, कच्चा लोहा पिघल जाता है और ऑक्सीकृत होकर शुद्ध होने लगता है, क्योंकि उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है। धातुमल पिघले हुए लोहे की सतह पर क्या करता है, तैरने लगता है। उसके बाद धातुमल को अलग करने के बाद क्या होता है, आवश्यकता अनुसार कार्बन एवं एलाइन जो एलिमेंट है इसको मिलाकर इस्पात बना दिया जाता है। ये आपका रहा ओपन अर्थ फर्नेस, ठीक है। तो आपको ओपन अर्थ फर्नेस बना लेना है। ओपन अर्थ फर्नेस ये आपका किस पर बहुत इजी है ये ओपन अर्थ फर्नेस, ठीक है। आपको सबसे पहले 2 लाइन बनानी है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 2 लाइन जैसे ही आप बनाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ सेम प्रोसेस है। आपको फिर से इधर से भी करना है, इधर से भी करना है। उसके बाद फिर से आपको टिल्ड करना है नीचे की ओर, इधर से भी नीचे की ओर टिल्ड, ऊपर टिल्ड करना है, फिर उसके बाद मिला देना है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर भी आप कर देंगे, ठीक है। आपको इस प्रकार से बना देना है और सेम प्रोसेस आपको इधर भी करना है, नीचे लाना है, ऊपर लाना है, ठीक है, मिला देना है और उसको स्क्रैचिंग कर देना, मतलब ये आपको मिला देना है, ठीक है। उसके बाद आप नेमिंग कर देंगे कि यहाँ पर हॉट एयर जो गर्म गैसें होती है वो इंटर करती हैं। टैप होल से क्या होता है, यहाँ पर हमारे जो ब्लैक कलर का डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब जो जहाँ से हमारे निकलता है, और यहाँ पर हमारा फ्लू गैसेस होती हैं और ये हमारा स्लैग के फॉर्म में यहाँ से निकलता जाता है। ये इधर से आता है, इंटर करता है, यहाँ से हमारा निकल जाता है। ये हमारी भट्टी है पूरी की पूरी, और यहाँ से हमारा जो पिघला हुआ लोहा है वो हमारा इधर मतलब सरफेस पे तैरता है, और उसके चार्जिंग डोर से यहाँ से हम सारा कुछ डालते हैं, ठीक है, इंटर करते हैं। बर्नर यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए एलडी प्रोसेस, तो एलडी प्रोसेस आपका इम्पॉर्टेंट है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसे लिंज देखिए यहाँ पर लिंज डोनाविट्ज विधि भी कहते हैं। यहाँ पर लिंज डोनाविट्ज विधि क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसी को एलडी प्रोसेस जो है, यानी एलडी का ही पूरा नाम है यहाँ पर लिंज डोनाविट्ज, ठीक है। और ये इस विधि में क्या होता है, जो एलडी कन्वर्टर को तिरछा करके चार्ज हम डालते हैं और उसके बाद मतलब सीधा करके, मतलब बाद में क्या करते हैं, कन्वर्टर को सीधा कर लेते हैं। उसके बाद लोहे जो होता है पिघला हुआ उसको निकालते हैं। ऑक्सीजन को अधिक दाब पर भट्टी में प्रवाहित किया जाता है। अशुद्धियाँ जो होती हैं ऑक्सीकृत होकर धातुमल के रूप में तैरने लगती हैं सरफेस पर, और ऑक्सीकरण के दौरान क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्वाला होती है, फ्लेम, वो उत्पन्न हो जाती है। लोहे के शुद्ध होने पर क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी ज्वाला समाप्त हो जाती है, क्योंकि लोहे जब शुद्ध हो जाता है तब ऑक्सीजन का प्रवाह बंद कर देते हैं और भट्टी को तिरछा करके स्टील को निकाल लेते हैं। और उसके बाद यही हमारा एलडी प्रोसेस की जो क्षमता होती है वो 100 टन इस्पात बनाने में 1 घंटा लगता है। मतलब जैसे आपको स्टील बनाना है तो 100 टन स्टील आपको बनाना है, कितना, 100 टन, तो आपको 1 आवर में ही आपका काम हो जाएगा, 1 आवर में ही, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पर क्षमता भी आप याद रख सकते हैं। ये आपका रहा एलडी प्रोसेस। देखिए ये आपको एलडी प्रोसेस याद रखना है कि एलडी प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर आपको ये फिगर याद रखना है, इसमें कहाँ से चार्जिंग डालते हैं और यहाँ पर किस प्रकार, मतलब ब्रिक्स लगे होते हैं जो इसके आवरण होते हैं, खोल होते हैं, टैप होल्स होता है यहाँ पर। और टैपिंग भी आप अलग से शो कर सकते हैं कि जहाँ पर टैपिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो मोल्टन पिग आयरन है, जो पिघला हुआ पिग आयरन, उसको हम झुकाकर मतलब यहाँ पर डालते हैं, और यहाँ से कन्वर्टर है, और ये हमारा स्लिप स्क्रैप है। यहाँ पर सारा कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर लेंस है और वाटर कूल्ड हुड है यहाँ पर। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यानी इलेक्ट्रिक की सहायता से ये फर्नेस चलती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इस्पात के कवर, सिलिका के अस्तर या मैग्नेसाइट के अस्तर यहाँ पर वाली ये भट्टी होती है, ठीक है। इसमें उष्मा एवं इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा प्राप्त की जाती है। जो उष्मा होती है वो इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा प्राप्त की जाती है। लटके, मतलब इसके जो इलेक्ट्रोड बेसिन में क्या होता है, ये लटके हुए रहते हैं। इसके ऊपर नीचे, मतलब इससे क्या होता है, इन्हें ऊपर नीचे किया जा सकता है, या जो होते हैं अपेक्षाकृत महंगी विधि होती है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वालिटी होती है इनकी, ये उच्च होती है और स्टील कम समय में ही प्राप्त कर लिया जाता है, क्योंकि ये महंगी होती है, तो जाहिर सी बात इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। आप इसको यहाँ पर बना लेंगे, जनरली ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको बना लेंगे। अब हम बात करते हैं
देखिए मार्केट में अगर हम बात करें उपलब्ध जो स्टील है उसके विभिन्न सेक्शन जो हैं उसके आकार और उनकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसको याद रख लेंगे, मानक स्टैंडर्ड साइज जो है, स्टैंडर्ड साइज ये विशिष्टियाँ, इसी को हम विशिष्टियाँ कहते हैं। मार्केट में कार्य के अनुसार अगर हम बात करें तो स्टील के जो सेक्शन होते हैं, जो अनुकस काट होते हैं, वो विभिन्न आकार में मिलते हैं। जैसे आपका देखिए यह सब क्या होते हैं, स्टैंडर्ड के अनुसार ही बनाए जाते हैं। किस प्रकार का यूज है, मार्केट में कोई चीज़ क्यों आती, क्योंकि देखिए किस प्रकार का आदमी यूज कर रहा है, ठीक है, किस प्रकार का मतलब ज़्यादा वैल्यू चल रही है, कि डिमांड ज़्यादा चल रही है, वो सारी चीज़ें इसीलिए देख ताक कर बनाई जाती हैं। मानकों के अनुसार ये होता है। और इसके बाद स्टील अगर हम बात करें तो ये सेक्शन एवं विभिन्न साइज के बनाए होते हैं। जैसे आपका इस टाइप का देखिए चैनल, एंगल और रेल हो गया, टी सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, इसी टाइप में आपके बनाए जाते हैं। रेल क्या है, ये देखिए तप्त रोलिंग द्वारा बनाए जाते हैं, यानी जो हीट रोलिंग है उसके द्वारा। और इसका उपयोग गाड़ी एवं जो ट्राम होता है इसके ट्रैक बनाने में किया जाता है। तार अगर हम बात करें तो ये कोल्ड ड्राइंग जो है और इसके द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे इनका अगर हम बात करें तो ये कॉइल कुंडलियों में बेचे जाते हैं। बार्स एंड रॉड्स की हम बात करें तो ये देखिए ये भी हॉट रोलिंग के द्वारा ही क्या करते हैं, या हीट रोलिंग के द्वारा ही और फोर्जिंग बनाए जाते हैं। और इनकी जो क्रॉस सेक्शनल होती है राउंड शेप और स्क्वायर शेप और षटकोणी और रेक्टेंगुलर टाइप के ये हो सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग अगर हम बात करें तो विभिन्न मतलब टाइप के यांत्रिक के कार्यों में होता है, मैकेनिकल वर्क में। तो आप इसको भी घरेलू वर्क में भी होता है, फर्नीचर उद्योग में ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद करें कि देखिए यहाँ पर ये जो होती हैं 5 mm से 200 mm तक के व्यास के ये मिलते हैं तथा 1 किलोग्राम में बेचे जाते हैं। बाकी आपका ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। CTD यानी कि हम बात करें कोल्ड वर्क ट्विस्टेड एंड डिफॉर्म्ड, यहाँ पर इसे TMT भी कहते हैं, ठीक है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। ये छड़ या सरिया ये तप्त रोलिंग द्वारा ये भी बनाए जाते हैं। इसका उपयोग सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादातर यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज होता है। तो आपको ये याद रखना। प्लेट्स अगर हम बात करें तो इसकी जो मोटाई होती है वो 5 mm से 500 mm चौड़ाई इसकी मतलब अधिक होती है, 5 mm से अधिक, और एवं जो चौड़ाई होती है वो 500 mm से अधिक होती है। ये सीधे लंबाई में मिलते हैं और इनका जो उत्पादन होता है वो हॉट रोलिंग द्वारा होता है। चादरें जो हैं सीट्स वो 5 mm से कम मोटाई और जो 500 mm से अधिक की क्या होती हैं, कम मोटाई की होती हैं, और 500 mm से अधिक मोटाई की स्टील उत्पाद यानी प्रोडक्ट को चादर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हॉट रोलिंग जो है और जो कोल्ड रोलिंग है इसके द्वारा ये बनाई जाती है। ये दोनों ही रोलिंग की सहायता से बनाई जाती हैं, चाहे वो हॉट हो चाहे कोल्ड हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए इन पर क्या होती है, कोटिंग भी चढ़ाई जाती है। ये बनाने की विधि के अनुसार ये करस्पॉन्डिंग या HR, ठीक है, ये सीट या CR सीट या कोटेड सीट ये कहलाते हैं। पट्टी यानी स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो ये हॉट रोलिंग या कोल्ड रोलिंग द्वारा ये भी बनाई जाती हैं। ये रोल करके बेची जाती हैं, ये रोलिंग टाइप की होती हैं, वो उसके द्वारा बेची जाती हैं। इसकी बात करें चौड़ाई की तो 1000 से 1550 मिलीमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई होती है। एलॉय स्टील, जैसा कि हमने बताया कि यदि कोई स्टील है उसमें एलॉइंग एलिमेंट जब हम मिलाते हैं तो हमारा एलॉय स्टील होता है। जैसे आपका CR हो गया, ठीक है, क्रोमियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, वेनेडियम हो गया, सारा कुछ हमने बताया था। देखिए यहाँ पर मिस्टर इस बात अगर हम इसके बात करें पर्पज़ की तो पर्पज़ इसका क्या है, यहाँ पर देखिए जो पर्पज़ है यानी जो उद्देश्य है ये क्या होता है। तो देखिए इसके हम पर्पज़ की बात करें तो जनरली यहाँ पर संचारण प्रतिरोध में सुधार, डक्टिलिटी एवं टफनेस एवं जो हार्डनेस है इसमें सुधार, और जो ये है ये हाई एवं लो टेम्परेचर जो होता है इसके इस्पात के सामर्थ्य में स्थिरता, कणों के जो आकार होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें नियंत्रण कर सकते हैं, और वियर रेजिस्टेंस में सुधार कर सकते हैं, मशीनेबिलिटी में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है एलॉय स्टील। अब मिलाते क्यों, क्योंकि देखिए हमें यूजेबल बनाना है रिक्वायर्ड फॉर्म में, ठीक है, इसलिए मिलाया जाता है। अब स्टील में मिलाए जाने वाले जो वेरियस एलिमेंट्स होते हैं इसमें इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो ये इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। मिलाए जाने वाले जो तत्वों के जो प्रभाव होते हैं उनको जानेंगे। तो यहाँ पर ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में 5 नंबर में कि कोई 5 लिखिए तो आपका 5 नंबर, या आपको ज़्यादा भी दे सकता है तो आपको 5 नंबर में ही बट यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आपको कौन कौन से मिला, जैसे क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, टंगस्टन हो गया, वेनेडियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, सिलिकॉन हो गया। और आपका देखिए यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर
और भी होता है, ठीक है, तो उसको आपको नहीं देखना। बट यहाँ पर जो जितना भी आपको दिया है उसमें से आप 5 याद कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। क्रोमियम हमने अभी जस्ट बताया है कि ये क्या होता है, ये कोरोजन रेजिस्टेंट और घिसाई एवं घर्षण प्रतिरोध बढ़ाता है। इसमें उच्च ताप सहने की क्षमता होती है और जो हार्डनिंग है इसको भी तैयार करने में समर्थन देता है, यानी कि क्षमता बढ़ती है इसकी भी। निकिल की बात करें, और देखिए क्रोमियम से हमने एक चीज़ और बताया था, स्टील में शाइनिंग आती है, ठीक है। और देखिए इसमें चीमरपन यानी जो टफनेस है एवं झटके सहने की क्षमता बढ़ती है एवं संक्षारण प्रतिरोध बढ़ता है। कोबाल्ट क्या करता है कि यह उच्च ताप पर कठोरता बनाए रखता है और झटके सहने की सामर्थ्य भी बढ़ा देता है। मैग्नीज की अगर हम बात करें तो ये कठोरता बढ़ाता है और डक्टिलिटी एवं वेल्डिबिलिटी कम कर देता है। टंगस्टन की बात करें तो यह कठोरता एवं घर्षण प्रतिरोधकता बढ़ाता है, उच्च ताप पर जो स्ट्रेंथ होती है उसको बनाए रखता है। वेनेडियम स्टील के जो कण होते हैं उसको परिष्कृत यानी रिफाइनिंग करता है और कठोरता क्षमता बढ़ाता है और तन्यता यानी डक्टिलिटी को बरकरार रखते हुए समर्थन मतलब जो सामर्थ्य होती है स्ट्रेंथ वो बढ़ाता है। मॉलिब्डेनम यहाँ पर देखिए ये घिसाई यानी एब्रेजन जो है, ठीक है, जो रगड़ता है वो एवं इसको बढ़ा देता है, इसकी जो रेजिस्टेंट होती है। और ये होता है मैग्नीज, जो क्रोमियम है, क्रोमियम मैग्नीज और वैनेडियम के साथ ये उपयोग करने पर इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो टफनेस होती है एवं जो रक्त स्ट्रेंथ होती है ये बढ़ा देता है। सिलिकॉन की बात करें तो ये एलॉय मतलब लो एलॉय स्टील के समर्थ जो स्ट्रेंथ होती है इसको बढ़ा देता है और ऑक्सीकरण को रोकता है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है और जो चुंबकीय गुण है उसमें भी सुधार करता है, जितने भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसमें सुधार करता है। देखिए यहाँ पर डिफरेंट एलॉय स्टील की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर देखना है, जैसे आपका निकिल स्टील हो गया, ये आपको कार्बन इसमें याद रखना है। आपको निकिल कितना % याद रखता है, क्योंकि निकिल भी आपको याद रखना है क्योंकि निकिल के बारे में पूछ भी रहा है। और कार्बन स्टील है तो जाहिर सी बात है कार्बन भी होगा क्योंकि आयरन एंड कार्बन का मिक्सर फॉर्म है और इसमें टफनेस जो होती है वो अधिक होती है और मजबूत एवं अधिक समर्थ वाला ये होता है। यूजेस की हम बात करें तो जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, कंप्रेसर हो गया और इसके अलावा जैसे आपका भारी फोर्जिंग हो गया, टरबाइन ब्लेड हो गया, इसमें किया जाता है। स्क्रू बोल्ट हो गया, नट हो गया इत्यादि में करते हैं। क्रोमियम निकिल क्रोमियम स्टील की अगर हम बात करें तो निकिल एवं क्रोमियम अलग अलग मिश्रण से ये विभिन्न प्रकार के जैसे आपका निकिल क्रोमियम इस्पात बनते हैं। जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, आपको ये जनरली देख लेना है, आपको ज़्यादा नहीं देखना है, आपको % देखना है निकिल क्रोमियम की, ठीक है। उसके बाद यूज़ देख लेना है, जैसे आपका हवाई जहाज़ में भारी वाहनों के जो कलपुर्जे होते हैं उसको बनाने में कंपोनेंट जो होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें तो कि आपका टंगस्टन इसको आपको देख लेना है, ठीक है, इनमें भी % देखना है, इसके उपयोग हैवी ड्यूटी के एवं सॉफ्ट पाइप बनाने में। और टंगस्टन स्टील की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग जो टंगस्टन होता है वो 2% होता है, क्रोमियम में 1.7% होता है और जो इसमें कार्बन होता है 0.5% होता है। इसमें जो चीमड़ यानी जो टफनेस होता है वो होता है और हार्डनेस होता है और उच्च ताप पर इस्पात की जो कठोरता है ये बनाए रखता है। इसलिए इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, मुख्य रूप से कटिंग टूल्स, जितने भी कटिंग टूल्स हैं जैसे आपका आरी हो गया, सब कुछ आप ये जान सकते हैं, ठीक है। कोबाल्ट स्टील की अगर हम बात करें तो इसका अगर हम बात करें तो कोबाल्ट देखिए यहाँ पर कोबाल्ट स्टील क्या है, कटिंग टूल्स में उपयोग होता है क्योंकि कोबाल्ट जो होता है इस्पात में रेड हॉट अवस्था में कठोरता बनाए रखता है। और सिलिकॉन मैग्नीज की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग कार्बन कितना होता है 0.5% होता है, मैग्नीज 0.9% होता है, सिलिकॉन देख लेना है 1.4%। और ये जो है हार्डनेस एंड टफनेस होता है इसमें और स्प्रिंग के गुण होते हैं। इसका जो उपयोग होता है वो स्प्रिंग या कमानी बनाने में, पंच एवं जो चीज़ल होता है इसको बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील जो कि बेदाग हमने बताया बेदाग स्टील होता है, इसमें जो 11.5 से अधिक क्रोमियम मिलाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमियम होता है वो 11.5 से अधिक मिलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, क्रोमियम ऑक्साइड की जो पतली परत है वो सतह पर चढ़ जाती है और ऑक्सीकरण को रोक देती है और यहाँ पर जो कोरोजन होता है वो नहीं होने देता है, ठीक है। यही हमारा स्टेनलेस स्टील है जिसमें कोई भी कोरोजन ना हो, ठीक है, कोरोजन ना लगने दे। अब आपको इसके जो 3 प्रकार होते हैं तो आपको देख लेना है, जैसे ऑस्टेंटिक हो गया और फेरिटिक हो गया, मार्टिन सिटिक हो गया, ये आपको देख लेना है। इसमें क्या क्या देखना है आपको, केवल और केवल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन को देखना है, यूजेस को देख लेना है, ठीक है। यूजेस जितने भी केमिकल कंपोजिशन जैसे आपका क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया और उसके बाद इसमें मैग्नीज हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसके यूज देख लेना है, सभी यूजेस नहीं देखना है, आपको दो यूजेस लिख देना है, काम खत्म, ठीक है। और इसमें भी आपको इसी प्रकार से आपको इसमें भी आपको याद रख लेना है।
और इसको भी आपको इसी प्रकार से आप देख लेंगे। उसके बाद यूजेस को देख लेंगे। टूल स्टील ये हम कई बार बता चुके हैं। मिसलेनियस मटेरियल चैप्टर जो है इसमें भी हमने आपको बता दिया है टूल स्टील क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी पढ़ लेंगे, तो इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम इसको मतलब पहले से ही इसको बता चुके हैं। और इसके गुण को भी हम बता चुके हैं, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हमने मिसलेनियस मटेरियल का जो चैप्टर है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर जो 7 है इसको हमने अभी कराया था, तो आप वीडियो अगर देख लेंगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ देखना ही देखना है। आपको मोबाइल वैसे भी आप हरदम मतलब आप लोग चलाते रहते हैं, तो आपको उसमें देख लेना है। आपको सारा कुछ देखिए, ये जितने भी चीज़ें हैं यहाँ से शुरू हुई हैं, जो टूल स्टील के प्रकार, टूल स्टील की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइप्स हैं, वो यूजेस हैं, और ये सारा कुछ हम बता चुके हैं। तो इसलिए हम इसको रिमूव करते हैं, तो इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। सैटेलाइट वगैरह सब कुछ हम यहाँ पर बता दिए हैं टूल स्टील में। अब हम बात करेंगे डायमंड। तो डायमंड देखिए यहाँ पर जान लीजिए कि आप जानते ही हैं कि ये क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। और इसमें ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कीमती होता है, महंगा होता है। और इसमें क्या होता है, जो घिसाव बहुत ही कम होता है, लेकिन ये क्या होता है, झटका इसमें ये नहीं सह पाता है, ठीक है। झटका ये वाइब्रेशन को नहीं सह पाता, क्योंकि एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा मतलब महंगा होता है, कठोर होता है ये। और इसमें जो इसका उपयोग अगर हम बात करें कि तभी करते हैं जब किसी दूसरे टूल मतलब जब कोई क्या हो, जब दूसरे टूल कार्य नहीं कर पाते हैं, तब हम इसका फिनिशिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। डायमंड टूल ग्राइंडिंग व्हील के ड्रेसिंग एवं टर्निंग के देखिए ट्यूरिंग के उपयोग में आता है। उसके बाद बात करें जो डायमंड बॉल है, हार्डनेस है के मापन में, हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में इसका उपयोग करते हैं। स्प्रिंग स्टील की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग मैकेनिकल ऊर्जा को संचय करता है। उसमें जो कार्बन होता है 0.5 से 0.5% तक होता है। और यहाँ पर देखिए जो सिलिकॉन होता है वो 1.5 से 2%, और जो इसमें मैग्नीज होता है वो 0.8 से 1% तक होता है। गुण की अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो इसमें क्या होता है, हाई फटीग मतलब स्ट्रेंथ होता है, और हाई इलास्टिक कोफिशिएंट होता है। और उसके बाद इसमें जो टफनेस होता है वो भी हाई होता है। टफनेस की जो गुण है जो इसके यूजेस की बात करें तो हेलिकल स्प्रिंग में, जिसमें हेलिक्स बने होते हैं, खांचे टाइप के बने होते हैं, टॉर्सनल स्प्रिंग में और वाल्व स्प्रिंग आदि बनाने में, और जो लीफ स्प्रिंग है और जो कमानी होती है इसको बनाने में किया जाता है। मिश्र देखिए यहाँ पर तापरोधक या कह सकते हैं इसको हीट रेजिस्टिंग एलॉय स्टील। तो इसको आपको देख लेना है कि संक्षारण का प्रभाव बहुत कम पड़ता है इस पर। यही हमारा कहलाता है ऊष्मारोधी, जो ऊष्मा का विरोध करे, ठीक है। एलॉय स्टील इसी को कहते हैं। इसके यूजेस देख लेने, ऑक्सीकरण जो मतलब जो ऑक्सीडेशन है, कोरोजन है, रेजिस्टेंस है, इसमें करते हैं। क्रीप एवं थर्मल फटिग जो है इसको, और प्रतिरोधकता में भी। और इसका उपयोग कार्यकारी ताप पर स्ट्रेंथ जो होती है उसको स्थिरता बनाने में मतलब स्थिर करने में भी किया जाता है। हीट रेजिस्टिंग एलॉय स्टील जो है इसको देख लीजिए, जैसे आपका इसमें आता है निमोनिक स्टील और निमोनिक 90 का संगठन आप देख लेंगे। यहाँ पर क्या क्या कंपोजिशन है, कार्बन कितना है और क्रोमियम कितना है, सारा कुछ आप इसमें देख लेंगे। टाइटेनियम कोबाल्ट कितना कितना इसमें मिक्सर मतलब मिला हुआ है। इसी प्रकार से आप इसमें भी देख लेंगे, और जैसे एग्जांपल भी दे देंगे आप। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये टफनेस वाले होते हैं, मतलब ज़्यादातर हाई टफनेस के होते हैं, हाई स्ट्रेंथ के होते हैं। और ताप को ये सहने की इनमें क्या होती है, क्षमता होती है। तो आपको ये याद रखना। यूजेस की हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर हो गया, और जैसे आपका रॉकेटरी हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, इत्यादि में होता है। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फर्नेस एवं जो हेयर ड्रायर होते हैं और टोस्टर आदि में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, इसको भी आप देख लेंगे। यहाँ पर गैस टरबाइन ब्लेड एवं दहन कक्ष जो होता है और लाइनर्स होता है, टेल पाइप्स इत्यादि में इसका यूज करते हैं। इम्पैक्ट हार्डनिंग स्टील ये इम्पॉर्टेंट स्टील है, इसको आपको देख लेना है। यह मैग्नीज स्टील होता है, इसमें कार्बन मतलब परसेंटेज देख लेंगे कार्बन का, मैग्नीज का, और बाकी रिमेनिंग आयरन होता है। प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे और इसके यूजेस देख लेंगे। प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, टफनेस इसमें होता है और हाई स्ट्रेंथ होता है। और उसके बाद इसमें लीड पर, इस जो इम्पैक्ट लीड होती है इस पर भी इसकी घर्षण प्रतिरोधकता वो अच्छी होती है। उपयोग आपका मशीनरी में होता है, जो अर्थ मूविंग मशीनरी होती है, जैसे आपका कैटरपिलर हो गया और बुलडोज़र हो गया, ठीक है, इसमें ये यूज होता है। और आपका जैसे क्रशर प्लेट जो प्लेट होते हैं उसके जबड़े बनाने में, कोयला ग्राइंडिंग मिल के रिंग बनाने में, ठीक है। अब आप क्या यहाँ से देखिए इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट्स आपका फ्लो डायग्राम शुरू होता है, ठीक है।
तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से अगर आप इसको याद रख ली ना तो आपका यहाँ से 5 नंबर आपका यहीं से मिल जाएगा, वो भी कुछ बिना कुछ किए हुए। ठीक है, जनरली सिर्फ आपको यही 3 चीज़ें हर एक चीज़ में याद रखना है और आपको यही फिगर बना देना, आपको 5 नंबर और उसके बारे में थोड़ा लिख देंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। पिग आयरन की अगर हम बात करें तो पिग आयरन जैसे आपका हमने बताया कि इसमें क्या होता है, इसमें आयरन ऑर्स होता है, उसके बाद ये फ्यूल होता है, जो कोल एंड कोक कुछ भी मान सकते हैं। लाइम स्टोन यानी फ्लैक्स का, एज अ फ्लैक्स का ये काम करता है, फ्लैक्स का लाइम स्टोन। और यहाँ पर इसको हम वात्या भट्टी में इसको क्या करते हैं, मिक्सचर फॉर्म इसमें मिला देते हैं वात्या भट्टी में ले जाकर, उसके बाद यहाँ से हमारा प्रोडक्शन होता है पिग आयरन का। ठीक है, उसके बाद वायु को झोंका, वो तो जानते हैं आप, वायु झोंका देंगे तो स्लैग निकल जाएगा। कास्ट आयरन की अगर हम बात करें तो कास्ट आयरन से भी इसी में यही मिक्सचर होता है, आप इसको क्यूपोला फर्नेस में रखते हैं, क्योंकि क्यूपोला फर्नेस से भी हमारा कास्ट आयरन का प्रोडक्शन होता है। तो ये फाइनली यहाँ से एयर ब्लास्ट देंगे, स्लैग निकल जाएगा और हमारा बन जाएगा क्या, यहाँ से बन जाएगा कास्ट आयरन। पिटवा लोहा यानी रॉट आयरन की अगर हम बात करें तो कच्चे लोहे से ही डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ये सस्ता पड़ता है क्योंकि कच्चे लोहे से हम बना सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर हम परावर्तनीय भट्टी या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस या बेसिमर कन्वर्टर में या पडलिंग भट्टी द्वारा इसको हम डायरेक्टली हम रॉट आयरन बना लेते हैं। ठीक है, स्टील की अगर हम बात करें तो स्टील भी हम जनरली सस्ते मध्य में इसको हम पिग आयरन से ही बना लेते हैं। ठीक है, ये किसी भी भट्टी का यूज करके हम स्टील बना लेते हैं, किसी भी एक भट्टी का। अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए विभिन्न प्रकार के जो लोहे की विशेषताएं हैं उनका आरेख देख लेंगे। ठीक है, जैसे आपका ढलवा लोहा गया, हमने बताया इसमें कार्बन परसेंटेज 2.2 से ज़्यादा जो परसेंटेज होता है जब कार्बन की, तो हमारा वो ढलवा लोहा होता है। ये इसके गुण की बात करें तो ये भंगुर होता है, मतलब ये कट हार्ड होता है, ब्रिटल होता है और ढलाई सरलता से इसकी हो जाती है, कास्टिंग हो जाती है। और इसका जो गलनांक होता है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि इसका ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है। सस्ता होता है ये, और इसका अनुप्रयोग स्तंभ, ब्रैकेट, आधार बनाने में, मशीनों के पहिए बनाने में, पहिए आपके बनाने में होता है। ठीक है, 2 बार यहाँ पर लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। रॉट आयरन, इसमें हमने बता दिया कार्बन परसेंटेज 0.01% होता है। और इसको हम बात करें गुण की, प्रॉपर्टीज़ की, तो ये डक्टाइल होता है, कोमल यानी सॉफ्ट होता है, मेलेबल होता है, सबसे शुद्ध लोहा होता है, वेल्डिनीयता होता है यानी वेल्डिंग कर सकते हैं। और उसके बाद फोर्जिंग आसानी से इसका हो जाता है। गलनांक इसका 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये जो होता है भार उठाने वाले जितने भी यंत्र होते हैं इसमें एक रॉट आयरन का यूज करते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि जो क्रेन होता है उसका जो यू टाइप का होता है, ठीक है, जो हुक्स होता है उससे उठाते हैं, तो वो हमारा रॉट आयरन का भी बना होता है। पाइप एवं चादर, तार इत्यादि इसी के बने होते हैं। स्टील की बात करें तो ये 1.5% या 2% तक जब हमारा कार्बन होता है तो ये हमारा स्टील कहलाता है। ठीक है, अब हाई कार्बन, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील, ये टाइप्स के होते हैं। तो आपको याद रखना जो लो कार्बन स्टील है इसमें हमने बताया था 0.3% से जब कम होता है। ठीक है, तो हमारा लो कार्बन स्टील होता है 0.3 से जब 0.6% होता है, तो वो हमारा मीडियम कार्बन स्टील होता है। जब 0.6 से 1.5% तक कार्बन होता है तो हमारा हाई कार्बन स्टील होता है। ये आपको लिख देना है, यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, और इसका जो गलनांक देख लेंगे 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डक्टाइल होता है, आसानी से इस पर लेथ यानी खरादन किया जा सकता है और वेल्ड भी किया जा सकता है। यूज़ आप रिवेट में देख लेंगे, बॉयलर प्लेट जो होती है इसमें, नट बोल्ट में, कृषि औजार में। सॉफ्ट इसमें देख रही है, मीडियम में कार्बन स्टील में सॉफ्ट जो होते हैं उसमें यूज़ होता है, क्रैंक में यूज़ होता है। और जो उच्च जो तनन पाइप होते हैं, जितने भी टेंसाइल पाइप होते हैं, और एक्सल में भी इसका यूज़ होता है। और इसकी देखिए जो चुंबक है वो आसानी से बन जाता है इससे। और देखिए मशीन एवं वेल्डिंग कार्य जो है इसे आसानी से नहीं किया जा सकता, मशीनन जो होती है मशीनिंग प्रोसेस उसको। यहाँ पर देखिए ये हाई मतलब इसमें क्या होता है, हाई टेंसाइल एवं कंप्रेसिव इफिशियंसी होती है, लो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और टूल स्टील भी इसको कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर यूज टूल स्टील में किया जाता है। जैसे आपका HSS हो गया, हाई स्पीड स्टील, या कटिंग टूल्स। इसमें देखिए कटाई औजार यानी हमने बताया कटिंग टूल्स में इसका ज़्यादातर यूज होता है, जैसे आप वर्कशॉप में यूज करते हैं। हैमर और जो रेती है, ठीक है, फाइल है, और जो चीज़ें है इसमें, ये सभी इसी में होती हैं। विभिन्न प्रकार के जो इस्पात, मिश्र इस्पात एलॉइंग जो स्टील है, इसकी विशिष्टता यानी स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो जो आपका टूल स्टील है इसके केमिकल कंपोजिशन या इसमें जो भी एलिमेंट हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो कार्बन इसमें 0.8 से मतलब 1.5% तक होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम होती है। यूज़ की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए, रैमर, टेप, प्लेनर औजार, ठीक है, जो कर्तन औजार होते हैं, कटिंग टूल्स।
आपको ये याद रखना है फाइनली, आपको स्प्रिंग स्टील जो होता है इसमें आपको क्या क्या मतलब क्या क्या मिलकर ये बना होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कार्बन क्या कितना होता है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसको जनरली आप याद कर लेंगे। इसी प्रकार से इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ना भी देखें कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ना देखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट निकल इस्पात जो है, निकल स्टील, इसको आप देख लीजिए। स्टेनलेस स्टील देख लीजिए, कार्बन 0.8% होता है, आपका निकल जो होता है वो 8% होता है, क्रोमियम 18% होता है, ठीक है। यूजेस और इसके अनुप्रयोग जो एप्लीकेशन है उसको देख लीजिए। निकल क्रोमियम स्टील इसको भी देख लीजिए, टंगस्टन स्टील को भी देख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बात करेंगे कोबाल्ट स्टील, तो कोबाल्ट स्टील को भी आप देख लीजिए और इसको आप ना भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ से होता है जो पोर्शन नॉन फेरस मेटल्स, यहाँ से स्टार्ट होता है। नॉन फेरस मेटल्स भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर नॉन फेरस मेटल्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए जिसमें क्या होता है, जिसमें लोहा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको आपको ध्यान नहीं देना है। ये यहाँ से हम शुरू करते हैं। ऐसी धातुएं जिनमें लोहा नहीं होता है या अशुद्धि के रूप में होता है, इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में होता है, वो हमारा अलौह धातुएं या अलौह में से धातुएं कहलाती हैं। इसमें अगर हम बात करें नॉन फेरस मेटल्स आपके कौन कौन से हो गए, तो जैसे आपका हो गया कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, सीसा जिसे बोलते हैं, गोल्ड हो गया, टिन हो गया, सिल्वर हो गया और एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी नॉन फेरस मेटल्स हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें तो ये मतलब इसका जो घनत्व होता है वो लो होता है और इसमें ये भार में हल्के होते हैं, ठीक है। इनमें जो मतलब क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है और इनमें क्या होता है, जो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है और इसमें रोलिंग, फोर्जिंग, मशीनिंग क्रियाएँ जो होती हैं वो आसानी से कोई भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन हो, ठीक है, वो हम इजी वे में कर सकते हैं। ये जो है ये प्लीजर कलर देते हैं, यानी कि मन भावन कोई से भी कलर इसमें ये दे देते हैं। एल्युमिनियम, इसमें हम बात करते हैं एल्युमिनियम सेपरेट जो मतलब मेटल से उसके हम एल्युमिनियम, जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो, जो जितने भी हमने बताया उसकी प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, यूजेस जानेंगे, किस प्रकार से वो प्रोडक्शन उसका होता है, वो सभी चीज़ें हम जानेंगे। तो जैसे एल्युमिनियम है, ये क्या होता है, एल्युमिनियम ऑर्स से ये प्राप्त होता है। तो जैसे आपका एल्युमिनियम ऑर्स, जैसे आपका बॉक्साइड हो गया, ये ज़्यादातर बॉक्साइड से ही ये इसका मुख्य है, इसका इसी से मतलब ये तैयार होता है। जैसे बॉक्साइड यानी कि Al2O3 3H2O या एवं इसी में क्या होता है, Al2O3 और H2O का मिश्रण होता है। और भारत में जो बॉक्साइड होता है इसमें देखिए बात करते हैं तो 60.3% लगभग बॉक्साइड मतलब एल्युमिना पाया जाता है, यानी Al2O3। और सिलिका जो है इसकी जो नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, वो एसिड होती है, एसिडिक, ठीक है, अम्लीय होती है। तो अब इसको हम बात करें तो अम्लीय होती है। और जो जो सिलिका होता है वो 1% ही पाया जाता है, भारत की हम बात कर रहे हैं। और एल्युमिना 60.3%। जो इसमें टाइटेनियम है TiO2 वो 12% पाया जाता है भारत में। और जो इसमें लव ऑक्साइड है वो 4.5%। बॉक्साइड के अलावा क्या होता है, जो हमारा K2O, Al2O3 और 3SiO2 है, ये और कोरोंडम, क्रायोलाइट आदि भी इसी के अयस्क हैं, यानी एल्युमिनियम के अयस्क हैं। कोरोंडम, आपको एल्युमिनियम के अगर अयस्क पूछ दें तो आप बॉक्साइड लिख देंगे, कोरोंडम लिख देंगे, क्रायोलाइट लिख देंगे, ये सभी इसके अयस्क हैं। इसके बाद आपको कुछ सोर्स मतलब भारत में कहाँ कहाँ एल्युमिनियम पाया जाता है, जो एल्युमिनियम सोर्स होते हैं उसको आपको देख लेना है। जैसे आपका झारखंड हो गया, जामनगर हो गया, गुजरात हो गया, कच्छ, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, जबलपुर, ये सभी आपको देख लेने, मतलब 2 से 3 आप प्लेस देख लेंगे। और भारत में लगभग क्या होता है, 2462 टन से अधिक भंडार है इसका एल्युमिनियम ऑर्स का, ठीक है। और भारत से जापान और यूरोपीय देश हैं, इनको बॉक्साइट का निर्यात करता है, ठीक है, याद रखेंगे। उड़ीसा में सबसे अधिक बॉक्साइट का भंडार है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है और इसलिए एल्युमिनियम भी ज़्यादातर होता है। भारत में एल्युमिनियम उत्पादन के जो कारखाने हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कारखाने आप 2 से 3 याद रखेंगे, जैसे मालको हो गया, इंडल हो गया, ठीक है, बाल्को हो गया, नाल्को हो गया और हिंडल्को हो गया, यानी कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, भारत एल्युमिनियम कंपनी और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, मालको और इसको स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़। इसका प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, फ्लो डायग्राम देख लीजिए। फ्लो डायग्राम जो है, सबसे पहले बॉक्साइड लेंगे यानी एल्युमिनियम ऑर्स लेंगे, इसका और ड्रेसिंग करेंगे यानी रिफाइनिंग, उस मतलब और ड्रेसिंग करेंगे, उसके बाद जस्ट इसका हम रिफाइनिंग कर देंगे, उसके बाद हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और एल्युमिनियम हमको प्राप्त हो जाएगा।
देखिए और ड्रेसिंग का क्या मतलब, इसको हम अयस्क को जो होगा रोल्स और क्रशर की सहायता से या हैमर मिल की सहायता से इसको हम छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसको हम पार्टिकल्स के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। और उसके बाद रिफाइनमेंट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, बेयर जो प्रोसेस है उसके द्वारा हम अयस्क से अशुद्धियों को अलग करते हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम अलग कर देते हैं, इम्प्योरिटीज़ जो हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देते हैं और इससे हम एल्युमिना प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद देखिए एल्युमिनियम से क्या होता है, जो अयस्क ऑक्साइड है उसमें केवल 30 से 54% तक एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है, और इसमें जो एल्यूमिना होता है इसके अलावा सिलिका, लौह ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड का मिश्रण अशुद्धि के रूप में मिला होता है। और इसमें जो गर्म मतलब बॉक्साइड होता है उसको गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड से उच्च दाब पर क्या करते हैं, साफ करते हैं। उसके बाद इसमें अयस्क में जो उपस्थित एल्युमिनियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड है और जो सोडियम एल्यूमिनेट है ये, ठीक है, इसको परिवर्तित, इसमें ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। और अगर हम बात करें इसकी रिएक्शंस की, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं एल्युमिना और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हुई, यहाँ पर H2O, और उसके बाद हमारा क्या बन गया, यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप बेयर जो मेथड है, बेयर प्रोसेस है, उसको आप देख लेंगे। बॉक्साइड से क्रशर या मिलिंग द्वारा क्या होगा, इसको धोने के पात्र में हमने किया, ठीक है, मतलब रखा, तो हमारा ये इस कितने टेम्परेचर पर, आप ये भी याद रखेंगे, जो टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये हमारा फिल्टरिंग इसको कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा क्या, एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट। और इसका जब शीतलन करेंगे तो ये हमारा क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। इसका क्रिस्टलीकरण के बाद हमारा ये मतलब जो घूनी भट्टी इसमें हम रखेंगे इसको, उसके बाद जस्ट हमारा एल्युमिना प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको भी देख सकते हैं, या इससे आप इसको ज़्यादा मतलब ना देखें क्योंकि ज़्यादा उतना टाइम नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, हॉल हेरोल्ड विधि में क्रायोलाइट की उपस्थिति में एल्युमिना को अपचयित कर एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए, हॉल हेरोल्ड विधि है ये, और इसमें किस प्रकार से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपको जनरली देख लेना है। और जस्ट यहाँ पर देखिए इस विधि में क्या होता है, इस विधि से एल्युमिनियम जो होता है वो 99.9% तक शुद्ध होता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट विधि है। अगर हम बात करें एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ की, तो देखिए भौतिक जैसे जिसमें कई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ में, तो जैसे आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, तो चांदी जैसे ये सफ़ेद धातु ये हल्की होती है, और लोहे का 1/3 मतलब इसका जो घनत्व होता है वो लोहे का 1/3 यानी 2.7% इसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। लोहे का जो 1/3 होता है घनत्व उसका, ठीक है। और इसका जो गलनांक होता है वो गलनांक तापमान वो यानी कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हमारा 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या गुड कंडक्टर होता है उष्मा यानी हीट का। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये डक्टाइल और मेलेबल होता है, इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है लोहे की अपेक्षा, ठीक है। और वेल्डेबिलिटी एवं फोर्जिबिलिटी और मशीनेबिलिटी और कास्टिबिलिटी जो होती है वो अच्छी होती है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ये मैग्नेटिक का गुण इसमें नहीं होता है। और उपयोग की अगर हम बात करें तो आपका एरोप्लेन में, व्हीकल्स में, क्योंकि एरोप्लेन देखिए क्यों हम एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, तभी वो हमारा हल्का होता है, तभी आसानी से भारी मटेरियल यूज़ करेंगे तो मतलब उड़ने में थोड़ा उसको फ्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए हल्का मटेरियल ही एलिमेंट यूज़ करते हैं मेटल्स। अब देखिए तो इसलिए एरोप्लेन में, वाहनों में और घरेलू उपकरणों में, विद्युत के तारों में, और जो फूड प्रोसेसिंग होती है उसमें, और पाइप रोलिंग, छतों और चद्दर आदि बनाने में करते हैं। जिंक इसी प्रकार से आता है, नॉन फेरस मेटल्स जो है, तो जिंक का भी इसी प्रकार से आपको ऑर्स देखना है, जैसे आपका जिंकाइट हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया आपका, और कैलेमाइन हो गया। इसी को देखिए स्मिथो साइनाइड भी बोलते हैं, ठीक है, स्मिथसोनाइड। और इसमें क्या होता है देखिए इसको में जो समानता क्या होता है, जिंक जो होता है वो 2 से 10% पाया जाता है। अगर हम बात करें भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इत्यादि राज्यों में ये जिंक के स्रोत जो अयस्क हैं वो पाए जाते हैं। इसकी उत्पादन की हम बात करें तो देखिए कंपनियां कहाँ किस किस कंपनी में पाया जाता है, जैसे आपका HZL हो गया यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यहाँ पर ज़्यादातर जिंक बनाया जाता है, मतलब प्रोडक्शन होता है इसका। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य उत्पादक है मतलब बिनानी एक जिंक लिमिटेड है, ये जो HZL पर क्या होता है, स्टरलाइट कंपनी का नियंत्रण है,
ठीक है। अब इसके प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन आप देख लीजिए, प्रोडक्शन जो है इसका किस प्रकार से करते हैं। जिंक ऑर्स लिया, इसका कंसंट्रेशन किया और उसके बाद रोस्टिंग में मतलब इसका रोस्टिंग किया, रोस्टिंग के जस्ट बाद हमने इसका रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन के बाद हमने इसका प्यूरिफिकेशन किया, जस्ट हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया जिंक को, प्रोडक्शन हो गया। आप सांद्रण में क्या करते हैं, जिंक के अयस्क का सांद्र मतलब जो होता है, अयस्क को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टिकल्स में हम पीस देते हैं क्रशर की या क्रशर मिल की सहायता से। उसके बाद फ्लोटेशन विधि द्वारा ये जो होता है फ्लोटेशन विधि द्वारा किया जाता है। रोस्टिंग ये क्या होती है, जारण से जो सांद्रित अयस्क है इसमें सल्फर की मात्रा को कम कर देते हैं। उसके बाद इस विधि से सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में क्या होती है, रिमूव होती है। आप रिएक्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो गई है। तो देखिए यहाँ पर रिडक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर जो रोस्टेड है इसके द्वारा हम 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, कार्बन की उपस्थिति में रिटार्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिटार्ड विधि द्वारा क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस विधि से जिंक के रूप में अपचयित कर लेते हैं। उसके बाद अपचयन के दौरान क्या होता है, होने वाली जो प्रमुख अभिक्रियाएँ हैं ये आप देख सकते हैं। अभिक्रियाएँ जो जिंक ऑक्साइड है, यहाँ से हमारा कार्बन मिलाया हमने इसमें, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसको जो कार्बन जिंक ऑक्साइड है इसको हमने फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाया तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और कार्बन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए ये इसके अलावा जिंक को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जिंक को मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन द्वारा भी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है प्यूरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो प्यूरिफिकेशन में देखिए आपको विद्युत अपघटन जो मतलब द्वारा क्या करते हैं, जिंक को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टार्ट विधि द्वारा या ब्लास्ट फर्नेस से हम जिंक को आसवन विधि द्वारा डिस्टिलेशन करके हम शुद्ध कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कैडमियम और लेड और आयरन आदि की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। ये 99.9% तक शुद्धता तक जिंक प्राप्त होता है, मतलब जो जिंक इसमें प्राप्त होता है वो 99.9% प्राप्त होता है। हम बात करते हैं जिंक की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जिंक की देखिए प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नीलापन लिए हुए सफ़ेद धातु है, इसका जो गलनांक होता है वो 419.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। या इसमें इसका क्या होता है, जो हीट कंडक्टिविटी जो कॉफिशिएंट या गुणांक है वो कितना होता है, 1.14 kg पर एस प्रति सेंटीमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेकंड यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए जो इसकी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है ये क्या होती हैं, यह संक्षारण प्रतिरोधी यानी कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। और देखिए जस्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। और देखिए आपका यहाँ से देखिए उसके बाद जो हम इसके बात करें प्रॉपर्टीज़ की तो यहाँ पर ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का। उसके बाद इसमें डक्टाइल एवं मैलिबिलिटी का जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये भी पाया जाता है। जिंक के अगर यूजेस की अगर हम बात करें इसके तो देखिए इसका जो यूजेज है आपको देखिए अगर नॉन फेरस मेटल्स में अगर हम बात करें, नॉन फेरस मेटल्स जो है इसमें आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी सारी को देखना है। मतलब आप जिंक का देख लीजिएगा, ठीक है। और जिंक ही ज़्यादातर मोस्टली ये पूछा जाता है, तो आप जिंक देख सकते हैं या आप कॉपर एल्युमिनियम देख सकते हैं, ठीक है। आपको इसी में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा 5 नंबर में, ठीक है। तो आप जिंक का यूजेस हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कोरोजन से बचाने के लिए इसमें क्या करते हैं, गैल्वेनाइज कर देते हैं। और ड्राई जो बैटरीज होती है उसमें मेडिसिन में, पेंट बनाने में, और जो एलाइंग मेटल्स होते हैं इसमें भी, जैसे आपका पीतल हो गया, ब्रॉस हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया इत्यादि, डाई कास्टिंग्स में भी इसका यूज़ करते हैं। देखिए कॉपर की हम बात कर लेते हैं तो इसके ऑर्स पहले जान लेते हैं। क्यूप्राइट हो गया, कैल्कोसाइट हो गया, मैलेकाइट हो गया, बोर्नाइट हो गया, और इसमें कॉपर पायराइट हो गया, ये आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब कहाँ पर ये पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पर जैसे आपका बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पर ज़्यादातर ये मोस्टली पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है। भारत में अगर हम बात करें उत्पादन जो कंपनियां हैं तो आपका SCL हो गया, जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हो गया, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड हो गया, आपका हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, और आपका जगाड़िया कॉपर लिमिटेड हो गया। यहाँ पर आपके ज़्यादातर ये कंपनी के नाम हैं। अगर हम बात करें तो देखिए प्रोडक्शन ऑफ कारण मतलब कॉपर, तो किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि प्रोडक्शन आपका जो कॉपर है उसका प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है कॉपर का। तो यहाँ पर कॉपर कैसे बनता है, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, इसको ऑर्स मिलाया, किसका, कॉपर का ऑर्स हमने लिया, उसको हमने कंसंट्रेशन किया, जैसे हमने बताया कंसंट्रेशन में आपको किस प्रकार से पार्टिकल्स में फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टिंग किया जस्ट हमने यहाँ पर, उसके बाद हमने इसको मेल्टिंग कर दिया, मतलब मेल्ट कर दिया, और यहाँ से हमने फ्लक्स किया यहाँ पर, मतलब एज अ लाइमस्टोन हमने यहाँ पर मतलब लगा दिया यहाँ पर देखिए इसकी प्रेजेंस में। और यहाँ पर हमने इसका कन्वर्सेशन किया, कन्वर्टिंग किया इसको, और उसके प्योरीफिकेशन कर दिया, जस्ट हमारा यहाँ पर प्योर कॉपर मिल जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें लिख देनी जैसा कि हमने आपको बताया था, उसी प्रकार से आपको इसको बनाकर लिख देना है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपका जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यह लाल भूरे रंग का होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके रिलेटिव डेंसिटी की, तो रिलेटिव डेंसिटी इसका 8.93 होता है। इसके हम बात करते हैं कि जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो ये तांबा उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, और यह डक्टाइल एवं मैलिबल होता है, और इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, और इसमें जो होता है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग या वेल्डिंग की जा सकती है आसानी से, ठीक है, इजी वे में कर सकते हैं। पर देखिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें इसकी जो मसलिबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है, और इसकी फटीग जो रेजिस्टेंस होता है वो भी होता है इसमें। अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशंस या यूजेस की, तो यहाँ पर बिजली के तार होते हैं, उसमें उसको बनाने में, हीट एक्सचेंजर में, यानी कि हीट का ट्रांसफॉर्म करने में, और घरेलू बर्तन बनाने में, ऑटोमोबाइल एवं जल जहाज बनाने में, शिप्स जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर में इसका यूज होता है, और विभिन्न प्रकार के जो एलॉय मेटल्स हैं जैसे आपका ब्रास हो गया, कांसा हो गया, इत्यादि में किया जाता है। टिन इसी प्रकार से नॉन फेरस मेटल जो टिन है, टिन का आपका सारा कुछ लिखना है, ऑर्स लिखना है इसके, तो ऑर्स आपका जो कैसिटेराइट हो गया, ठीक है, आपको इस प्रकार से स्टेनाइट हो गया, और आपको इसी प्रकार से लिख देना सारा कुछ, और यहाँ पर इसके स्रोत लिख देना है कि कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, 2 से 3 प्लेस लिख देंगे। उसके बाद क्या किस प्रोडक्शन इसका किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले ऑर्स लेंगे जिसका प्रोडक्शन करना है, फिर कंसंट्रेशन करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, और मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करने के बाद इसका प्योरीफिकेशन करेंगे, जस्ट हम इसको प्योर टिन यहाँ से प्रोडक्शन कर लेंगे इसका। और कंसंट्रेशन किस प्रकार से करेंगे यह सारा कुछ हमने बता दिया है, तो आप देखिए वहाँ पर उसके सारा कुछ जैसे ही आप कर लेंगे। यहाँ पर देखिए उसके बाद मतलब जो रिएक्शंस होंगी वो आप देख लेंगे, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसको आप समझ लीजिएगा। और इसके हम बात करते हैं जस्ट यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये चांदी की तरह क्या होता है, सफ़ेद होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इसी पर ये मेल्ट कर जाता है। इसका जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो होता है 5। देखिए यहाँ पर अगर भूरे टिन की बात करें तो 5.77, और जो सफ़ेद टिन की बात करें तो 7.29% मतलब 29 होता है, क्योंकि 2 टिन होते हैं, जो टिन होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है ब्राउन, एक होता है वाइट, ठीक है। तो आपको इसके कैटेगरी के अनुसार इसको देखना है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पर कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट, और हाईली डक्टाइल एवं मैलिबल होता है ये, और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। यूजेस की बात करें तो विभिन्न प्रकार के ये जो अलॉय होते हैं उसमें मतलब उसको बनाने में करते हैं, डाई कास्टिंग में, और कोरोजन रेजिस्टेंट, और जो कोस्टिंग मतलब जो कोटिंग होती है उसमें, और सोल्डर तार बनाने में, और जो मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है, जैसे आपका कार्बोरेटर बॉडी हो गया, रेडिएटर ग्रिल हो गया, दरवाजे इत्यादि बनाने में होता है। अब हम बात करते हैं लेड की, तो लेड का क्या क्या ऑर्स हैं, गैलेना या लेड सल्फाइड इसी कहते हैं, लेड कार्बोनेट हो गया, सेरुसाइड बोलते हैं इसी को। तो आपको सबसे पहले ऑर्स लिखना है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए आपका इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा जो ऑर्स है लेड सल्फेट है। तो आपको यहाँ पर देखिए शीशे से अयस्क में क्या होता है 2 से 20% तक लेड पाया जाता है, ठीक है। तो इसके सोर्सेज देख लेंगे कहाँ पर ये ज़्यादातर पाया जाता है, इसकी कंपनी देख लेंगे किस किस कंपनी में ज़्यादातर इसका प्रोडक्शन होता है। उसका इसके प्रोडक्शन की बात करें तो मतलब ऑर्स मिलाएंगे किसका, लेड का, ड्रेसिंग करेंगे, पार्टिकल्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, उसके बाद जस्ट हम इसको मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करने के बाद इसका प्योरीफिकेशन करेंगे, और जस्ट हमें क्या हो जाएगा, प्योर लेड प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बना के लिख देंगे। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में आपको सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखनी है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 327 डिग्री, इससे 327.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये मुलायम होता है काफ़ी ज़्यादा, और हैवी भी होता है, ठीक है, जो लेड होता है, और ये जहरीला होता है, ठीक है, पॉइजनस होता है,
और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होती है, वो 11.35% होती है। और यहाँ पर आप इसको देख लेंगे। और उसके बाद मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मुलायम होता है एवं मैलिबल होता है, मुलायम नहीं, यहाँ पर देखिए मुलायम है ये, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है, ऊष्मा का मतलब अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए जो हमारा ये लुब्रिकेंट है, इसका गुण इसमें होता है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या देखना है आपको कि इसका यूजेस कहाँ पर करते हैं, इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो देखिए इसका यूज़ की अगर हम बात करें तो जैसे आपका स्टोरेज बैटरी होती है उसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए और इसका यहाँ पर जो बेयरिंग मेटल्स होते हैं उसमें यूज होता है, सोल्डर पदार्थ के रूप में होता है। और यौगिक पेंट जो होते हैं, लेड के जो जितने भी शीशे के जो यौगिक पेंट होते हैं, कंपाउंड पेंट उसमें होता है, पाइप फिटिंग्स में होता है। और जो संक्षारण से बचाने के लिए टैंक की जो सरफेस होती है उस पर भी लगाया जाता है। सिल्वर इसी प्रकार से नॉन फेरस मेटल्स है, तो इसकी हम बात करते हैं सिल्वर की। तो देखिए सिल्वर में क्या होता है कि जो इसके सिल्वर के सबसे पहले ऑर्स लिखना है आपको विथ फार्मूला, जो केमिकल फार्मूला है उसमें क्या होता है, अर्जेंटाइट जो होता है वो चांदी 87% तक मतलब पाया जाता है अर्जेंटाइट में, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ एक साथ है। तो देखिए यहाँ पर यह सफ़ेद चमकदार रंग का होता है। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, क्योंकि हमने बताया शेप साइज़ जितने भी हैं, ठीक है, कलर, ये सारी चीज़ें आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। इस पर वातावरण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर देखिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 960 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो इसका रिलेटिव डेंसिटी होता है वो 10.5 होता है। और यहाँ पर देखिए यह ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। ये क्या होते हैं, प्रीसियस मेटल्स होते हैं, मतलब महंगी धातु होती हैं। इसमें जो डक्टिलिटी होता है और जो मैलिबिलिटी होता है ये भी बहुत अच्छा होता है। इसके यूजेस की बात करें तो जैसे आप इसके यूजेस में बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका उपयोग ज्वेलरी बनाने में, सजावट के सामान बनाने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, दवाई बनाने में, मेडिसिन्स में, और जो दंत चिकित्सा है यानी डेंटल क्लिनिक्स जो भी होते हैं वहाँ पर, और फोटोग्राफी में भी इसका यूज होता है। अब हम बात करते हैं, ये तो खत्म हो गया नॉन फेरस मेटल्स। और नॉन फेरस मेटल्स यहाँ पर आ गया कि नॉन फेरस मेटल्स क्या होते हैं, यहाँ पर आपको लिख देना है। मतलब यहाँ पर देखिए नॉन फेरस एलॉय की बात आ रही है। तो ये आधार धातुओं जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया और आपका टिन हो गया, ठीक है, के साथ अन्य अलौह धातुओं को उचित अनुपात में मिलाने से हमारा क्या होता है, अलौह मिश्र धातु बनती है। एलॉय का मतलब हमने बताया था कुछ ना कुछ मिलाया जाएगा, तो आप यहाँ से देख लेंगे। और ये निम्नलिखित होते हैं, जैसे आपका एल्युमिनियम की मिश्र धातु हो गया, तो एल्युमिनियम की मिश्र धातु जैसे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे ड्यूरालुमीन हो गया, ठीक है, ड्यूरालुमीन। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, एल्युमिनियम और कॉपर की मिश्र धातु होती है। इसमें मुख्य जो संघटक होता है वो आप देख सकते हैं, जो कंपोजिशन होता है, जो कंपोनेंट होता है वो एल्युमिनियम होता है। सबसे ज़्यादा 93 से 94% होता है ड्यूरेलियम जो होता है, ठीक है, ड्यूरेलियम बोलते हैं, इसी को ड्यूरालुमीन भी बोलते हैं। कॉपर 4% और मैग्नीशियम 0.5%, सिलिकॉन जो होता है 0.7%, मैग्नीज जो होता है 0.5%, लोहा 0.5%। यूजेस प्रॉपर्टीज़ आपको इसको देख लेना है कि ये बहुत मजबूत धातु है, डक्टाइल एंड मैलिबल होता है ये। इसका जो उपयोग होता है वो बिजली के केबल, हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने में होता है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें तो ये भी मिश्र धातु है एल्युमिनियम और तांबे की, यानी एल्युमिनियम और कॉपर की, जिसमें आधार धातु बनाया जाता है। जो बेस मेटल्स होते हैं उसमें इसके कंपोजिशन देख लीजिएगा, एल्युमिनियम 9 से 11%, कॉपर जो होता है 85 से 90%, और लोहा जो होता है 1 से 4%। इसकी प्रॉपर्टीज़ यूजेस की बात कर लेते हैं तो ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, इसमें उच्च ताप पर सामर्थ्य अच्छी होती है। हवाई जहाज, जो जल हवाई जहाज होते हैं, जल जहाज के पार्ट्स बनाने और जो गियर के बियरिंग होते हैं उसमें गाइड ब्रूस आदि बनाने में इसका यूज होता है। निमोनिक एलॉय की अगर हम बात करें तो ये एल्युमिनियम और निकिल का क्या है, मिश्र धातु है। इसमें मुख्य जो संघटक है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या इसमें संघटक हैं। तो प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस की बात करते हैं तो आपको ये देखना है कि ये सुपर एलॉय है और यह स्टील से 5 गुना मजबूत होता है, और यह उच्च ताप पर क्या होता है, ये उच्च ताप एवं फटीग प्रतिरोधी भी होता है। इसका उपयोग हवाई जहाज के टरबाइन के पार्ट्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स, पेट्रोलियम उद्योग में इसका होता है। अगर हम बात करें वाई एलॉय क्या होता है तो इसमें देखिए इसके संघटक आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या संघटक है। इसके
देखिए इसके बाद आपको इसके यूजेस देख लेना है, प्रॉपर्टीज़ देख लेना है, बट यहाँ पर ये आपका मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ये याद नहीं रखना है। बट यहाँ पर ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका यहाँ पर ज़्यादातर इस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको याद नहीं रखना है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं प्रॉपर्टीज़ यूजेस जो भी हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका आता है, यहाँ पर देखिए क्या आता है कि जो ब्रास है वो क्या है, तो देखिए पीतल, तांबा और जिंक ये मुख्य अलॉइंग तत्व होते हैं, ठीक है। जो पीतल होता है, तांबा और जिंक का अलॉइंग मतलब कॉपर और जिंक होता है। हमने बताया भी था कि जो ये हमारा बेस मेटल या एलिमेंट्स है, ये हमारा क्या है, ये अलॉय के फॉर्म में वर्क करता है। ये हमारा 80% मान लीजिए इसमें होता है, ये हमारा 20% पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अलॉय हो गया कॉपर जिंक जो है। तो इसमें क्या होता है, जिंक की जो अन्य तत्वों की प्रतिशत मात्रा के आधार पर पीतल मुख्य रूप से निम्न प्रकार होता है। पीतल हमारे जैसे मुंज मेटल हो गया, नेवल ब्रास हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कॉपर जिंक जो होता है तो 60 अगर है तो वो 40 होगा, मतलब ज़्यादातर कॉपर होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर इसमें देखें हम यूजेस, तो ये आप देख लीजिए कंडेंसर ट्यूब बनाने में और इस्पात की जो ब्रेजिंग होती है उसको करने में और वाल्व बनाने में होता है। आप इसी प्रकार से इसमें देख लें जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है, प्रोपेलर और पंप इम्पेलर जो होता है उसको बनाने में किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, सारी चीज़ें देखिए देख लेंगे आपका क्या मतलब इसमें जो देखिए यहाँ पर जो कार्टिज ब्रास हो गया यानी पीतल हो गया, इसको भी आप देख लेंगे क्या क्या है इसके यूजेस प्रॉपर्टीज़। और इसी प्रकार से ब्रॉन्ज को भी देख लेंगे। ब्रॉन्ज क्या है, जो कौसा जो है तांबा और अन्य धातुओं यानी जस्ता यानी जिंक को छोड़कर के मिश्रण से जो भी बने होते हैं मिश्र धातु, वो कौसा की श्रेणी में मतलब रखा जाता है उसको। और इसमें अगर बात करें तो जैसे इस प्रकार से आप समझ सकते हैं मुख्य प्रकार के होते हैं। तो जैसे आपका गन मेटल हो गया, फास्फोर ब्रॉन्ज हो गया, बेल मेटल हो गया, तो इसको आप देख लेंगे क्या क्या इसमें मिला मतलब केमिकल कंपोजिशन इसका होता है। और यूजेज एंड प्रॉपर्टीज़ भी आप यहाँ से देख लेंगे, एक दो यूज देख लेंगे। और सिल्वर ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है। ये आप सारी चीज़ें क्या कर लेंगे अपने माइंड में माइंड सेट कर लेंगे, ठीक है। एक आध चीज़ आप याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं निकिल मतलब देखिए यहाँ पर जो निकिल तांबा मिश्र धातु है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मोनल मेटल्स हो गया, जर्मन सिल्वर या इसी को निकिल सिल्वर भी कहते हैं। तो आप इसको देख लेंगे क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है। निकिल होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है और मैग्नीज होता है। तो यहाँ पर आप इसको देख लेंगे, ये चमकदार धातु इसकी प्रॉपर्टीज़ है। और सामर्थ होती है स्ट्रेंथ, और जो माइल्ड स्टील होता है इससे ज़्यादा होता है। इसका जो सामर्थ होता है माइल्ड स्टील क्या होता है, माइल्ड स्टील यानी एमएस से ज़्यादा होता है। तो आपको इसको भी देख लेना है। और जो जर्मन सिल्वर है वो क्या है, इसमें जो सिल्वर होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, सिल्वर एकदम नहीं होता है। इसका रंग जो होता है चांदी जैसा श्वेत एवं चमकदार होता है। इसका उपयोग आप देख लेंगे ज्वेलरी एवं वाद्य यंत्र, वैज्ञानिक उपकरण और जलयान के पार्ट्स बनाने में किया जाता है। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर इकोनॉमल मिश्र धातु, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमल मिश्र धातु आपको इसको देख लेना। निकिल जो होता है ये निकिल, क्रोमियम एवं लोहे का मिश्र धातु होता है, यानी इसमें निकिल होता है, क्रोमियम होता है और लोहे होता है। और मतलब रेयर केस में आपका इसमें टीआई भी यानी जो मतलब टिस्मित होता है वो भी होता है। इसमें निकिल की बात करें तो 74% होता है, क्रोमियम 15% होता है, आयरन जो होता है वो 7% पाया जाता है। और जो हमारा टीआई वो 2.4% एवं जो मैग्नीज होता है और कार्बन भी इसमें थोड़ा सा पाया जाता है बहुत रेयर केस में। तो इसमें कुछ जो रिमेनिंग होता है वो पाया जाता है। देखिए ये सुपर एलॉय कहलाता है। इसमें उच्च ताप पर भी क्या होता है, ये सामर्थ्य को बनाए रखता है, स्ट्रेंथ को। इसका उपयोग अगर हम बात करें तो हवाई जहाज़ के जो टरबाइन होते हैं उसमें उसको बनाने में, इसके अलावा पेट्रोलियम उद्योग एवं जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसको बनाने में भी किया जाता है। बियरिंग मेटल्स ये हम बता चुके हैं आपको, मिसलेनियस मटेरियल्स, और जो हमारा है उसमें जो हमने चैप्टर कराया था उसमें हमने इसको बता दिया था, ठीक है, कि किसको किसको सपोर्ट करने में होता है, क्या होता है, सारा कुछ हमने बता दिया था। उसके बाद आप इसको देख लेंगे, बियरिंग जो मिश्र धातु है बियरिंग की, उसको आप देख लेंगे। लेड बाइबिट हो गया, बाइबिट धातु हो गया, टिन ब्रॉन्ज हो गया, तो ये हमने बता दिया था ऑलरेडी आपको। वहाँ पर हमने यूज़ भी बता दिया था, उसको कंपोजिशन भी बता दिया था, कुछ आपका ज़्यादातर वहीं से मिल रहा है। अब सोल्डर की अगर हम बात करें तो सोल्डर क्या है, सोल्डर लो मेल्टिंग पॉइंट वाली एक धातु होती है जिसका उपयोग धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। सोल्डरिंग आप समझ सकते हैं, सोल्डर सोल्डरिंग से बना हुआ है। सोल्डर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे आपका लेड सोल्डर हो गया, टिन सोल्डर या इसी को टिन मैन सोल्डर भी कहते हैं। इसमें लेड सोल्डर जो होता है इसमें लेड पाया जाता है 55%, और जो टिन होता है वो 44%, और जो एसबी यानी एंटीमनी जो एंटीमनी होता है वो हमारा 1% होता है। लेड
34% इसमें होता है टिन सोल्डर में, और जो टिन होता है वो 66% होता है। उपयोग देख लेंगे तो इसका उपयोग प्रयोजन सोल्डर यानी सामान्य प्रयोजन सोल्डर यानी जनरल पर्पस जो सोल्डर होते हैं उसके रूप में इसका उपयोग सामान्य कार्यों के लिए होता है, जनरली जो आप डेली लाइफ में करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट जो है प्लम्बर सोल्डर हो गया आपका, जैसे आपका सिल्वर सोल्डर हो गया, और जनरली आपको वही तीनों याद रखना है, इसको आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, ताकि आप उसको भूलें ना, क्योंकि वो चीज़ें हमने आपको पढ़ा भी चुकी हुई हैं ऑलरेडी, तो आप उसे याद रखेंगे, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो आपको पहले से याद है उसी को आप याद रखिए। आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है आपको ये भी देख लेना। सोल्डर के प्रकार की अगर हम बात करें तो सोल्डर के प्रकार जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मृदु सोल्डर और कठोर सोल्डर, ठीक है। तो मृदु सोल्डर जो होता है ये टिन एवं शीशे का एलॉय होता है, इसमें टिन होता है और जो लेड होता है शीशा वो होता है, ठीक है। तो ये इसका एलॉय जो होता है यही हमारा मृदु सोल्डर होता है। इसमें अन्य धातु जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, बिस्मथ हो गया और कैडमियम हो गया, ये सभी आते हैं। विभिन्न प्रकार के जो मृदु सोल्डर हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो टिन आपका जो होता है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मृदु सोल्डर के जो कंपोनेंट मतलब केमिकल कंपोनेंट है। और उसके बाद कठोर सोल्डर की अगर हम बात करें तो ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है जो कि ब्रॉस भी होता है, ठीक है। और इसे जर्मन सिल्वर भी कहते हैं। कॉपर एवं जिंक याद रखेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसमें हम बात करें कि निम्न धातुओं पर सोल्डरिंग किया जाता है, जैसे आपका स्टेनलेस स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सिल्वर हो गया। अब हम बात करते हैं ब्रेजिंग। ब्रेजिंग क्या है तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः ये कठोर सोल्डर कहते हैं इसे, और इसका जो मुख्य संघटक होता है वो सामान्य ब्रॉस होता है। ब्रॉस सामान्यतः कॉपर तथा जिंक की मिश्र धातु होता है, जैसा कि हमने बताया अभी। इसके हम ब्रेजिंग विधि बात करें कि विभिन्न प्रकार की होती हैं वेरियस, जैसे आपका टॉर्च ब्रेजिंग हो गया, रेजिस्टेंट ब्रेजिंग हो गया, इंडक्शन ब्रेजिंग हो गया, और फर्नेस ब्रेजिंग हो गया, डिप ब्रेजिंग हो गया। इसके प्रमुख पदार्थ है जैसे आपका विभिन्न प्रकार के ब्रेजिंग पदार्थ है, जैसे आपका देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर मैग्नीज हो गया, एल्युमिनियम एलॉय हो गया, कॉपर एलॉय हो गया, निकल क्रोम हो गया और आपका सिल्वर ब्रेजिंग हो गया। इसमें हम बात करते हैं अंतर, ये आपका बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, कि मतलब क्या क्या अंतर होता है ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग में। तो सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर यहाँ पर नहीं पूछा गया, वैसे तो आपका जनरली मतलब मोस्टली पूछा जाता है, अगर नहीं पूछा गया यहाँ पर तो आपका या तो मॉस में भी मतलब देखिए थर्मल में भी पूछ सकता है, थर्मल इंजीनियरिंग में, और ज़्यादातर WT में भी ये पूछा जाएगा। तो आपका कहीं ना कहीं तो ये 100% आपका रखा रहेगा, तो आप इसे पढ़ लेंगे ज़रूर। फाइनल हम आते हैं यहाँ पर इसके डिफरेंस पे। तो डिफरेंस देखिए क्या है, तो डिफरेंस अगर हम बात करें, फर्स्ट डिफरेंस है इसका उपयोग 427 डिग्री जो सोल्डरिंग है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। 427 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर हम किसी भी धातु एवं उसके जो एलॉय होते हैं उसको जोड़ने में किया जाता है। इसमें क्या होगा, 427 ऊपर और जो उसके एलॉय होंगे उसको जोड़ने में करते हैं। सोल्डरिंग करने के लिए क्या होता है कि जो धातु होती है उसकी जो सरफेस होती है उसको अच्छी तरह साफ़ करना होता है। अगर साफ़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ जाएगा, अच्छे से वो ज्वाइनिंग नहीं होगा, सोल्डरिंग नहीं होगा। ब्रेजिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं, उसको साफ़ ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। सोल्डरिंग के जो बने ज्वाइंट होते हैं वो अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं, मतलब साफ़ नहीं किया तब भी वो कमज़ोर ही होते हैं, बट ब्रेजिंग जो है वो उस ज़्यादातर मतलब ब्रेजिंग से बने जो जोड़ होते हैं वो मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रिक पर्पस है उसको जोड़ने में, और जो द्रव के सीलिंग है आदि बनाने के लिए मतलब आदि के लिए होता है। अगर हम बात करें इसके यूजेस की तो इसका उपयोग जैसे आपका मतलब संक्षारण होती है, यानी जो कोरोजन रेजिस्टेंट हो गया, फटीग रेजिस्टेंट हो गया, इत्यादि जोड़ जो होते हैं जॉइंट होते हैं उसको बनाने में किया जाता है। तो फाइनली आपका ये चैप्टर होता है, इस चैप्टर का द एंड। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो देखिए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका इसका एक फर्स्ट एग्ज़ाम लगा हुआ है और आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर पढ़ के जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली अगर आप लोग को ये समझ में आया है, ठीक है, तो जो ट्रिक्स हैं वो भी अगर आपको समझ में आई हैं तो आप देखिए जो ट्रिक्स है उसको मतलब अच्छे से आप एक बार लर्न कर लीजिएगा, सारा कुछ आप एक बार रिपीट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।